तो बहुत कोई कुत्ता चोर भी करता है, कुत्ता चोरी भी होता है रांची में सर। हाँ पेट हाँ ऐसे हाँ, घूम वो रहा है, गेट खोल होता के है लेके होता है। चला गया और कुछ। मेरे वो मेरे फैमिली में इंडी हो चुका डॉग्स है के साथ चोरी, नहीं है। तो चोरी तो होता है कुत्तों का। होता है कुछ। और आप देखिएगा बहुत टाइम अपने दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं। हम्म। क्यों? स्ट्रीट डॉग्स को भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, ताकि मेरा पेट सेफ रहे। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ डंटा, यू कैन ऑल्सो कैरी अ पैकेट ऑफ बिस्किट, ताकि आपके कॉलोनी के डॉग्स को लगे कि वो आप जब भी अपने डॉग को वॉक करवाने निकलोगे उनके मुंह में एक बिस्किट का तो बिस्किट है ही आएगा। है। उनको तो एक बिस्किट मिल ही रहा है, तो इंस्टेड उन लोग भौंकेगा नहीं, धीरे धीरे वो आप ही के डॉग्स को और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हेलो, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। और आज हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग अ वीडियो पॉडकास्ट फ्रॉम आ चैनल। और इन दिस वीडियो, हमारे फर्स्ट वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस आर्ची सेन, हु इज़ एन एनिमल लॉयर। और हम उनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज़ कि आपको इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कैसे मिला, और आप इस फील्ड में आने का कैसे आपने सोचा? सर 2020 में मेरे घर में एक छोटी सी पेट आई जिसका नाम था जोई। उसके आने के बाद मैंने एक पेज स्टार्ट करा, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची। तो जोई को जब मैं पेट पेरेंटिंग कर रही थी, बहुत कुछ समझ में आया कि डॉग्स को क्या खाना देते हैं, उसके स्लीपिंग शेड्यूल क्या होते हैं, कब कैसे उन लोग को नहलाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या वैक्सीनेशन दिलाना चाहिए। बहुत कुछ मैं बारीकी से एज अ पेट पेरेंट नॉलेज गेन करी, बहुत पढ़ी। तब अचानक से एक दिन जब जोई को चोट लगा 20 दिनों बाद, उसके आने के 20 दिनों बाद, तो उसका नाखून उखड़ गया था। तो मुझे बहुत एज अ मदरली फिगर पूरा जाग उठा, एंड आई वाज लाइक इसको इतनी चोट लगी है और इतना खून निकला है। बीइंग अ पेट पेरेंट मुझे हालत ख़राब हो जा रहा है अपने बच्चे को देखकर। तो व्हाट इफ़ अगर कोई रास्ते के कुत्ते को जब हम लोग देखते हैं कि पैर उठा के चल रहा है या लंगड़ा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं सोचते कि उनको भी कैल्शियम सप्लीमेंट का ज़रूरत होगा। उनको भी हो सकता है 3 दिन 10 रुपया का एंटीबायोटिक दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग कभी सोचते नहीं थे, बच्चा कुच्चा खाना ही बस दिया करते थे। तो वो जोई का वो चोट ना मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे ऐसा लगा कि एक पेज ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ पे मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि आपको स्पेशली एनिमल्स के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन दिनों मैं कुछ फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक़ था, तो मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ मुराबादी मैदान हो गया, हरमू ग्राउंड हो गया, या फिर कोई मंदिर जा रही हूँ, तो देखती थी छोटे छोटे पपीज़ बाहर घूम रहे, तो मुझे बहुत शौक़ था उनके फ़ोटोज़ लेने का। तो जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो ना, तो बहुत कुछ आप ऑब्ज़र्व करते हो क्लोजली, उनके एक्सप्रेशंस, उनके मूवमेंट्स, वेट करते हो कि वो वाले पोज़ में कब आएंगे। तो ये सब चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई, स्ट्रे एनिमल्स के मूवमेंट और उनके तरीके से, बिहेवियर से। धीरे धीरे वो सब चीज़ जो मैं सीख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, वो भी पेज में पुटअप करना स्टार्ट करी कि इनके बिहेवियर ऐसा होता है। मैं एक कल्चर स्टार्ट करी कि जो भी डॉग का पिक्चर मैं वहाँ पे दे रही हूँ, उसको मैं वहाँ पे कुत्ता या डॉग नहीं बोलूँगी, उनका एक नाम होगा। तो इवन इफ़ आई एम फीडिंग ओनली 2 बिस्किट्स टू द डॉग हु इज़ लिविंग अंडर माई अपार्टमेंट, उसको भी मैं जब खाना खिला रही थी, तो एक बार मैं उसका वीडियो डाली, 5-10 सेकंड का वीडियो था, और उसके नीचे लिखी कि ज़्यादा पैसे तो नहीं बच पाते, लेकिन एटलीस्ट आई मैनेज टू फीड 6 डॉग्स, और सबको 2-2 3-3 बिस्किट ही खिलाती हूँ, लेकिन एज अ सिटीज़न मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ कि ये 6 डॉग्स भूखे नहीं जाएंगे, मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं करूँगी। मैं वो स्टेटस अपलोड करी, एंड लोगों को वो चीज़ इतना अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ मेरा एक होली का पोस्ट भी बहुत वायरल जा रहा था दैट टाइम, कि होली में कलर्स क्यों नहीं डालते हैं डॉग्स के ऊपर, क्या डिफेक्ट होता है, केमिकल क्या यूज़ होता है, सब कुछ मैं बोली। पीपल सपोर्टेड दैट थिंग, और मुझे लगा कि ये बढ़ाना चाहिए और बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग, एक कम्युनिटी बन गया इंस्टाग्राम में, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची, और लोग कनेक्ट होने लग गए। कोई अगर रेस्क्यू कर रहा है एक पप्पी, तो मेरे को मैसेज कर रहा है कि मैम ये पप्पी का पिक्चर आप अपलोड कर दो, हो सकता है कि अडॉप्शन हो जाए। तो ऐसे कर करके हम लोग एक एज अ ब्लॉगिंग पेज ही स्टार्ट किए थे, लेकिन एक कम्युनिटी, एक एनजीओ काइंड ऑफ थिंग ये क्रिएट हो गया पूरा। उसके बाद जैसे जैसे मैं इसमें और टाइम बीत रहा था, कोविड स्ट्रक हो गया। तो पहले तो घर के आसपास के डॉग्स को ही हम लोग खिलाते थे, 20-25 जो डॉग्स हमारे घर के आसपास रहते थे। कोविड जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग अपने डॉग्स को मुराबादी ले जाना, वहाँ पे वॉक वॉक करवाते थे। तो मैं देखती थी मेरी डॉग तो हट्टी कट्टी, लेकिन वहाँ के स्ट्रीट डॉग को भगा रही है,
बेचारे लोग को खाना नहीं मिल रहा और उनको जाके परेशान कर रही है। तो मैं धीरे धीरे वहाँ पे मेरी गोल्ड बिस्किट ले जाना स्टार्ट करी। अब वो पहले 50 डॉग्स को एवरीडे मैं और पापा कोविड में संभाल रहे थे। करते करते ये 2 साल में 200 डॉग्स हो गए, जिसको हम लोग एवरी डे 200 डॉग्स का खाना, पानी, मेडिसिन, अगर कोई पप्पी है तो उसको अडॉप्शन करवाना, प्रेग्नेंट डॉग है तो उसके लिए अलग से खाना ले जाना, ओल्ड एज डॉग है, मिर्गी का दौरा आता है तो उसको स्टेरॉइड एवरी डे देना, एक दिन भी मिस नहीं हो सकता। एंड ऑल ऑफ इट वाज यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर ओन फंड्स? यस, क्योंकि तब फॉलोअर्स भी 300 350, लोग सपोर्ट भी नहीं करना चाहता। अब कोविड में फंड्स भी हमें नहीं आ रहे था अगर मैं मांग रही थी तो, क्योंकि क्या होता है ना, एक एनिमल लवर आपको इसमें डोनेशन करेगा, ठीक है। अब उस एनिमल लवर के घर के आसपास ही अगर 10-12 डॉग्स है, उनके ऊपर वो 8-9 हज़ार साल का ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में वो एक एनजीओ को और क्या पैसा दे पाएंगे। तो एनिमल एनजीओज को फंड्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एट पॉइंट ऑफ टाइम जाकर, क्योंकि शुरुआत में तो हम लोग संभाल लिए। कोविड में लोग सामने से भी आ रहे थे कि मेरे घर में चावल बचा हुआ है, 4 रोटी बचा हुआ है, रख लो। हम लोग कैसे तैसे करके मैनेज कर ले रहे थे। लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ ना, तब हमारे लिए बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि मुराबादी मैदान में जैसे सारे फूड वेंडर्स को उठा दिए गए थे, लेकिन वहाँ पे 100 से 150 कुत्ते रहते हैं। अब वहाँ पे इतने ओल्ड एज डॉग 10 साल से रह रहे हैं, वो अपना एरिया चेंज करके दूसरे एरिया में तो नहीं जाएंगे, चाहे फूड वेंडर रहे या ना रहे। और उनको मैं कोविड टाइम से खाना खिलाए जा रही हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही रहा, खर्चे उतने ही रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि लोग को लगा कोविड में तो चलो डॉग्स को खाना नहीं मिलता। यहाँ पे कैसे समझाएं कि मैं ऐसे एरिया के डॉग्स को खाना खिलाती हूँ जहाँ पे कोविड के बाद भी खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, हटा दिया गया था यस, स्टॉल्स तो को। वी कंटिन्यूड दैट थिंग। और साथ ही साथ जब ये आप खाना खिलाते हो, इतना काम कर रहे हो उनके लिए, तो बहुत टाइम आपको ज़रूरत होगा कि कुछ क्रुएल्टी केसेस में आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। जैसे आप खाना खिलाने जा रहे हो, कोई जानबूझ के गर्म पानी डाल दिया, या फिर एक डॉगी का बच्चा अगर सो रहा था रास्ते में, जस्ट फॉर अ फन उसके ऊपर कोई पार कर दिया। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे बिल्लियों को, छोटी छोटी बिल्लियों को 4th फ्लोर से ऐसे फेंक दिया जाता है। तो हम लोग ऐसे जानवर को रेस्क्यू करते हैं तो एकदम बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। हम लोग रोक नहीं पाते उन लोग का हालत देखकर। जब पता चलता है कि जस्ट उनके घर के बाहर एक अगर 3 महीना का बच्चा सुसु कर दिया या पॉटी कर दिया, तो उसको डंटे डंटे मार के एकदम मार दिया गया। तो जब लोग वैसे डेड बॉडी उठाते हैं ना, तो उनके मदर्स को देखती हूँ, डॉग के मदर्स को, कि कितनी परेशान हो जाती है, रोती है, 1-1 महीना तक खाना नहीं खाती है उसका एक बच्चा मर जाने से। तो हम लोग तब सिटीज़न को अवेयर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ इतने पपीज़ अगर रास्ते में हो रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी को कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो सर, जब आप म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी रोज़ का रोज़ करोगे ना, जब आपको करियर बनाना है या आपके फैमिली को जब आपका नीड है, या फिर प्लेज में ब्लॉगिंग ही अच्छे तरीके से लोग को अवेयर करना है, दैट टाइम आप पुलिस स्टेशन में बैठे हो केस के लिए, 2-2 घंटा बैठ रहे हो, 1-1 महीना बैठ रहे हो, तब आपका एक FIR रजिस्टर हो रहा है। पहले तो भगा दिया जाता है कि आप, ऐसा कोई केस होता ही नहीं है कुत्ता बिल्ली का। फर्स्ट टाइम तो महिला थाना, ये थाना, म्यूनिसिपैलिटी का ये ऑफिस, कोर्ट, इतना घूमना पड़ा है। तब जाके एक अंदर से आता है कि नाउ आई नीड टू स्टडी अबाउट इट। हो क्या रहा है लॉ में, हो क्या रहा है, क्यों नहीं एनिमल्स को राइट मिल रहा है। तो यही एक केस, हम अपने बालकनी से रोटी फेंक रहे थे, नीचे एक मदर डॉग और पप्पी था, तो बगल वाला नेबर गर्म पानी फेंक दिया उसके ऊपर, तो पप्पी की मौत हो गई थी। तो उसी के केस के लिए मैं इतना कोर्ट कचहरी दौड़ रही थी, लेकिन वैल्यू नहीं मिल रहा था। तो जैसे By भी that हुआ, time, were you already an animal lawyer? Okay, you were not. No, I was not, but I was studying about everything कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, पेटा क्या होती है, ये सब कुछ मैं पढ़ रही थी सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन आई जॉइंट FIAPO इंडिया एंड PFA, पीपल फॉर एनिमल, ये सब मैं ज्वाइन करी, वॉल्टियर बनी वहाँ की, बहुत कुछ सीखी, रांची के लोकल NGOs में काम करी, उनके साथ बहुत सारे कैंपेन्स करी। उसके बाद मुझे ऐसे पता चला, मेनका गांधी जो पीपल फॉर एनिमल की हैं, उन्होंने एक कोर्स कोलैबोरेशन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ एक एनिमल वेलफेयर लॉ करके पोस्ट ग्रेजुएशन का एक कोर्स निकाला है उन लोगों ने। तो लोगों से जो भी इंडिया के है सबको अप्लाई कर सकता है, बट ओनली 14 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड। तो उसमें से हम झारखंड से एक थे वहाँ पे सेलेक्ट होने एंड वाले। वेयर इज दैट इंस्टीट्यूट? ये रांची में ही हो रहा था, रांची में हो रहा था, ओके। रांची NLU में ही ये हुआ था। तो दैट इज Okay, प्लस okay, पॉइंट okay. फॉर मी कि अगर कुछ NLU चुना गया है, कोई भी NLU चुना गया एनिमल वेलफेयर लॉ को पढ़ाने के लिए, तो दैट वाज फर्स्ट इन नुसरल, रांची NLU। तो मेरे लिए एक फ्रूटफुल था।
तो हम लोग 14 एंड स्टूडेंट यू आर द ओनली वन फ्रॉम झारखंड? यस। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का वो हम लोग को डिग्री मिला, तो उसमें बहुत कुछ सीखने मिला। एंड जो एंड केसेस विच ईयर मेरे वाज चल इट? रहे वो थे, कौन से साल में था एंड ये हाउ लॉन्ग वाज दैट? 2022। एंड ड्यूरेशन कितना था कोर्स का? 1.5 year इट One वॉज and a half कम्प्लीटेड, years. या 6 months प्रोजेक्ट भी रहता है हम लोग का। ओके ओके, तो तो अगर ये कंटिन्यूस है इन द सेंस कि एवरी ईयर दे मतलब बैच नहीं नहीं रिक्रूट नहीं, हो रहे इट्स हैं लाइक नहीं, आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद यू कैन हेल्प अदर एनजीओज एंड वर्क एज अ लीगल एडवाइजर Okay. टू एनी एनजीओज एंड अंडर द ना एनिमल बट वेलफेयर बोर्ड ऑफ मैं इंडिया। पूछ रहा था कि सपोज कोई और भी करना चाहता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से फ्रेश बैच रिक्रूट हो रहा है ना? एवरी ईयर दे आर every year this दे course is स्टार्टिंग अ there, न्यू बैच? and ओके now it is not only conducted by this NLU, अभी तो मैं सुनी हूँ बॉम्बे में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हुए हैं। यस यस, अभी पुणे और बॉम्बे में भी अशरमीत सर बोल के एक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे शायद उन्होंने भी कोई कोर्स स्टार्ट करा है अभी बॉम्बे में भी एनिमल वेलफेयर लॉ करके। तो नाउ अब ये बढ़ रहा है, अब अवेयरनेस आ रहे हैं, लोग बिल्कुल, सब जान बिकॉज रहे हैं। मैंने भी नहीं सुना था यस इस फील्ड के बारे में कि देयर इज़ एक्चुअली अ कोर्स जहाँ पे एनिमल के जी लॉज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जी। तो ये मुझे भी पता नहीं सर था। एक फैमिली में भी होता है ना कि आप, अब मेरा ये एज अ पैशन ही मैं इस लाइन में आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आगे दिन जाकर आई कैन नॉट बैक ऑफ माई फीट्स। अब ऐसे मैं पोजीशन में पहुंच गई हूँ एनिमल्स को रेस्क्यू करते करते, अब तो शेल्टर भी खुल गया है, तो इतना अब मैं अटैच्ड हो चुकी हूँ ना कि नाउ दिस जस्ट नॉट अ लव, अब मेरे लिए ये गोल बन चुका है कि कुछ करना है। और मैं जैसे एम कर रही हूँ नेक्स्ट 5 years में रांची में कम से कम स्ट्रीट डॉग्स दिखेंगे, ना के बराबर दिखेंगे, जैसा आपको अभी बैंगलोर में नहीं दिखते ऑलमोस्ट। तो हम लोग पॉपुलेशन पे मैं बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हूँ, और लोगों का मानना है कि स्टेरलाइजेशन करके सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं अडॉप्शन पे भी उतना ही फोकस करती हूँ। जितने लोग अडॉप्ट करेंगे इंडी ब्रीड्स को, जानेंगे ऑपरेशन के बारे में, उतना ही कम प्रोडक्शन इंडी पपीज़ के या पपीज़ के यहाँ पे होगा, मतलब अडॉप्शन को unnecessarily। लेकर के मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जी पता हैं, जी और रिसेंटली कुछ कुछ डॉग ब्रीड्स को बैन भी किया गया है कि जी उन ब्रीड्स को नहीं जी अडॉप्ट किया जा जी। सकता है। तो अडॉप्शन रूल्स के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता पाएँ कि कैसे किया जाता है। सर बात ये होता है कि जब लोग कुत्ते पालते हैं, बचपन में छोटा रहता है कुत्ता, तो तब तो सबके साथ फ्रेंडली होता है, सबको बहुत प्यार देता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। लेकिन आपको जब सही टाइम पे ट्रेनिंग देनी चाहिए डॉग को कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेट पेरेंट पैसे बचाने के लिए, या उनको शायद पता भी नहीं है ट्रेनिंग के बारे में, तो ट्रेन नहीं करते। देयर आर फ्यू ब्रीड्स दैट आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जैसे इंडी डॉग्स भी हमारे जो देसी डॉग्स है, दे आर ऑल्सो वाइल्ड डॉग्स, बट सिंस देयर जनरेशन वाइज बहुत सालों से उन लोग एक रास्ते में घूमते हैं, खाना ढूंढते हैं, तो उनका सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ चुका है। तो अधिकतर बहुत जल्दी बीमार नहीं हो जाते हमारे देसी डॉग्स, इंडी डॉग्स, क्योंकि उनका कैपेसिटी बहुत अडॉप्ट हो अच्छा चुके हैं है। इस क्लाइमेट यस में। क्लाइमेट से हैबिचुएट हो गया, सो दैट बहुत जल्दी बीमार नहीं होते। लेकिन ऐसे भी कुछ ब्रीड्स है जिनको पर्टिकुलरली कभी कभार हंटिंग के लिए बनाया गया था, स्कैवेंजिंग के लिए बनाया गया था। ऐसे भी थे कि बुलक काट पुल करने के लिए डॉग्स बनाए गए थे, लेकिन वो डॉग्स अभी वो यूज़ के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी सिर्फ लोग एज अ 2 BHK में भी है, तो यहाँ के रांची के क्लाइमेट में लोग हस्की पाल रहे हैं, जो मतलब साइबेरियन हस्की होता है, वो उसको सिर्फ बर्फ़ में रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मिस ब्रीडिंग हुए हैं, जैसे रॉट एक स्टेटस वाइलर्स। सिंबल भी किसी तरह से बन चुका है कि जिसका यस जितना यस रेयर डॉग ब्रीड जो अडॉप्ट यस करते हैं यस। वो दे आर शोइंग टू अदर्स कि देखो मैंने ये या सबका एक अडॉप्ट टास्क किया। था पहले के ज़माने में कि ये ब्रीड को क्यों बनाया गया, तो वो टास्क अभी हो नहीं रहा है यहाँ पे। आप एज अ सिर्फ 2 BHK अपार्टमेंट में वो डॉग को रखे हुए हो, आप लोग ट्रेनिंग भी नहीं करवा रहे हो डॉग को। अगर 1-2 घंटे का वो ब्रीड का एक्सरसाइज मांगता है, तो आप आधे घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हो, सिर्फ सुसु पॉटी के लिए निकाल रहे हो। तो साइकोलॉजिकली चेंजेस आ जाते हैं डॉग्स के माइंड पे। बहुत सारे ऑनर को आप देखिएगा कि डॉग खरीद लिए या अडॉप्ट कर लिए हैं, उसके बाद जब खेलना या पॉटी सुसु करवाना रहेगा तभी चेन से या सिक्कड़ से खोलते हैं, बाकी 24 घंटा सिक्कड़ में बंधा रहता है। तो उसका माइंड डेवलप कैसे करेगा? तो वो साइकोलॉजिकली एकदम पागल हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं वो लोग, 4 साल के हो जाते, 5 साल के होते हैं, जब खुद के ऑनर नहीं संभाल पाते अपने डॉग को, क्योंकि उन लोग ट्रेन नहीं किए सही टाइम में, तब उनको छोड़ देते हैं। अब वो जब छोड़ते हैं तो वो बाहर जाके अटैक करता है, दूसरे आदमी को काटता है, कुत्ता को काटता है। बदनाम कौन होता है? वहाँ का स्ट्रीट डॉग, कि हाँ यहाँ का कोई स्ट्रीट डॉग काट दिया। लेकिन हो सकता है कोई किसी का घर का अबैंडन डॉग काटा है वो,
लेकिन अब म्यूनिसिपैलिटी का लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते डॉग ओके, रखने सो के बाद। सपोज एक केस लेते हैं कि सपोज एक पर्सन है जिसको अडॉप्ट करना है डॉग, जी 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 तो वो क्या क्या प्रोसेस हो, कहाँ अप्लाई कर सकता है और कैसे होता है, वो वॉक जी थ्रू अगर वो जी करवा दें। सर ऐसे लोकल बॉडीज़ और एनजीओज़ के पास बहुत सारे ऐसे पपीज़ आते हैं जिनको रीहोम का ज़रूरत होता है। जैसे कोई मदर डॉग हुआ, उसको कोई जहर दे के मार दिया लेकिन उसके 5 पपीज़ बच गए, तो कोई लोकल केयर टेकर उसको उठाकर एनजीओ या शेल्टर होम पहुंचा दिया कि एटलीस्ट ज़िंदा रहो। अब वो एनजीओ या शेल्टर होम अपने सोशल मीडिया पेज में या फिर पेपर में या कहीं पे भी वो एडवर्टीजमेंट करेगा कि ये सारे पपीज़ मेरे पास अवेलेबल है, अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो जैसे जिसको इसको अडॉप्ट करना है, बहुत सारे एनजीओज अपना गूगल फॉर्म भी दे देते हैं कि ये फॉर्म भर के आप मेरे को बताइएगा, हम लोग कॉल बैक करेंगे, ऐसे भी होता है। नहीं तो बहुत कोई जस्ट नंबर दे देता है। तो हम लोग जैसे अडॉप्शन कैंप लगाए हुए आज तक 3 बार मैंने रांची में अडॉप्शन कैंप लगाया है, तो ग्रेट सक्सेस। तो उसमें हम लोगों ने 2-3 दिन में 22 पप्पीज़, 27 पप्पीज़, 16 पप्पी 2 दिन में अडॉप्ट करवाया लोगों से। तो इसमें क्या होता है कि लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, पप्पी को देखते हैं, फिर मैं उनसे कुछ छोटा इंटरव्यू लेती हूँ वहीं पे खड़े होके, या फिर अगर फ़ोन में कॉन्टैक्ट किए तो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती हूँ। उसके बाद मैं उनका पूरा प्रोफाइल चेक करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि अगर आप माइंड ना करें, जैसे पेडिग्री डॉग अगर हम लोग अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं, नॉट देसी, तो उसमें थोड़ा सा और हम लोग फोकस्ड रहते हैं सो दैट उन लोग मीटिंग और ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बिजनेस ना बना दे। तो उसमें हम लोग कभी कभार एफिडेविट भी साइन करवाते हैं कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते एज अ बट एक बिजनेस सेट ऑफ पर्पज़। फॉर्म एसओपीज रहता कुछ है। है, मतलब दैट यू हैव मेड इट, और यस, एक जनरल कुछ है जो जनरल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से तरफ हैं से भी है। कि जो ओके, भी अडॉप्ट करेगा आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो बीइंग अ कोऑर्डिनेटर हम लोग भी सिंपल करने के लिए पहले ही फॉर्म में लिख देते ओके हैं ओके, बट कि दैट गाइडलाइंस यस, कोई भी एनजीओ जो अडॉप्ट कर सबको वो फॉलो करना ये पड़ेगा। फॉलो करना चाहिए, ओके, करना चाहिए। अब लोग कभी कभार कुछ छोटे मोटे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, कुत्ते उठा के लाए, अब उनको मम्मी पापा नहीं रखने दे रहे, तो जहाँ से लाए थे वहाँ पे जाके नहीं छोड़ेंगे, घर के बाहर ही छोड़ देंगे। तो उसमें डिसलोकेशन हो गया ना डॉग का, तो उसमें उसका हो सकता है जान का खतरा होगा डॉग के लिए। तो ऐसे ही कुछ प्रोटोकॉल से जो क्लॉजेज हम लोग अडॉप्शन फॉर्म में डालते हैं कि अडॉप्ट करने से पहले आप फॉर्म गो थ्रू कर लीजिए, प्लस वो डॉग को आप 3 दिन रखिए अपने घर में। अगर आपको लगता है कि सूट हो रहा है आपके फैमिली के इन्वायरमेंट के साथ, घर में सब कोई अग्री है, मैं भी जाके देखूँगी मेरे डॉग अगर खुश है, उसके बाद आप अपना फॉर्म मेरे को साइन करके वापस कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आधार ले लेती हूँ सबका, या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ उनके तरफ से, या फिर उनका इंस्टा अकाउंट वगैरह भी साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड के वो भी लेती हूँ कि लोग कहाँ से जुड़े हुए क्या हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद जब फॉर्म साइन करके दे देते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है कि आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप अबैंडन नहीं कर सकते अपने पेट को, आपको खाना पीने का और हर साल वैक्सीनेशन और रेबीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है। और कोशिश करते हैं कि अडॉप्शन के बाद हर एक मंथ हमारे वॉलंटियर्स कॉल करके अपडेट ले, एटलीस्ट एक फ़ोटो वीडियो शेयर करें। और आई बीइंग अ लीगल गार्जियन, मेरे पास ये परमिट रहेगा कि मैं कभी भी आपके घर सरप्राइजिंगली जाकर पेट को देख सकती हूँ। ओके, यस, क्योंकि इस फील्ड में अवेयरनेस मेरे को लगता है कि कम है। बहुत कम है। इवन कि बहुत सारे लैब्राडोर्स और जर्मन शेपर्ड, बेल्जियम मैलेनॉय, जो 1-1 1.5 लाख के कुत्ते हैं, वो भी हमें रास्ते में मिलते हैं, लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग उनको भी जब रेस्क्यू करते हैं ना, और पेज में डालते हैं कि किसी का पेट खो गया है क्या, कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तभी हम लोग को मैसेज आ जाता है कि मैम आप कुछ पैसे ले लो, मेरे को ये पेट दे दो। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग प्रोसेस से जाएंगे, और पैसे का तो बात ही नहीं होता है। वेयर अडॉप्शन कम्स इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग को बस ये रहता है कि ऐसे पेट पेरेंट को हम लोग रीहोम करें, वो डॉग को दे जहाँ पे उसको गलत यूज़ ना करे, उसको वो प्यार मिले, वो सफिशिएंट स्पेस है। अगर मैं बेल्जियम मैलेनॉय अडॉप्ट करवा रही हूँ रांची के एक फैमिली से, तो मैं देखूंगी वो फैमिली, वो कैपेसिटी है भी कि नहीं इसको खाना खिलाने के लिए, कि इतना खर्चा कर पाएगा कि नहीं इस ब्रीड के ऊपर। तो वो सब चीज़ भी हमें बहुत चेक करना पड़ता है बिफोर अडॉप्शन। यस, और ब्रीडिंग करवाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस ज़रूर होंगे, बिकॉज यस, बहुत लोग बिना कुछ लाइसेंस लिए या यस, अनऑफिशियली बहुत लोग करते जी हैं, जी। तो उस बारे में कुछ अगर एजुकेट कर पाए हमारे व्यूअर्स को। ब्रीडिंग में सर क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखिएगा कि हर 2-2 घर छोड़ छोड़ के आप कभी सुने होंगे कि मेरे घर तो बच्चा हुआ है, मेरे घर में तो इतने सारे पमेरियंस हुए या लैब्राडोर्स हुए। बट दैट इज़ इलीगल। आप अपने डॉग को ऐसे बिना लाइसेंस का
आपके पास अगर ब्रीडिंग करवाने का लाइसेंस नहीं है, आप खुद से नहीं करवा सकते हो, यू नीड प्रॉपर साइंस है उसके पीछे। तो कुछ रजिस्टर्ड ब्रीडर्स है हमारे टाउन में, उन्हीं से ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि नेचुरल है, इसका भी हक बनता है, ये सब कर करके ना ब्रीडिंग और मेटिंग करवा देते हैं अपने डॉग्स का। कभी कभार लोग क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं, जैसे अभी बैनिंग ऑफ डॉग्स में ये भी आया है कि कोई भी क्रॉस ब्रीड डॉग्स है तो उसको भी आप अब नहीं करवा सकते हो। जैसे पमेरियन और लैब्राडोर का मेटिंग कैसे हो सकता है, लेकिन लोग एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए ऐसे भी करते हैं, तो जेनेटिकली इश्यूज हो जाते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन से रजिस्टर्ड ब्रीडर्स हैं? वही यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड ब्रीडर्स है ना, उनके पास अपने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको वो फॉर्म साइन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्लब्स है, जैसे KCI क्लब्स हो गए इंडिया के, उन लोग पूरा फॉर्म एंड ऑल पूरा ट्रैक करता है। तो बहुत सारे डॉग्स होंगे जिसका चिप भी लगा रहता है अंदर, तो वो सब लाइक प्रॉपर हैं, प्रॉपर लाइन से आए हैं। नहीं तो मिक्स ब्रीडिंग में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है। घर घर में अगर बहन बहन है या भाई बहन है तो उनके बीच मेटिंग हो जा रहा है, तो उनका जो बच्चा आ रहा है वो और ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक रजिस्टर्ड ब्रीडर्स के नीचे ही मेटिंग ब्रीडिंग करवाना चाहिए। प्लस यहाँ पे इतने बैकडोर ब्रीडिंग्स होने लगे हैं कि एक फ़ीमेल डॉग को अगर कोई भी एक बैकडोर ब्रीडर रखा हुआ है जो ब्रीडर है नहीं रजिस्टर्ड, लेकिन वो एक मेल फीमेल रख लिया कोई भी पेडिग्री ब्रीड का, और फिर उससे फीमेल को 6-6 महीना में वो पीरियड्स में आती है, तो जैसे जैसे आ रही है 6-6 महीना में उसका मेटिंग करवा कर उसको एज अ फैक्ट्री यूज़ कर रहा है और बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो लोग जो बच्चे खरीदते हैं ना ब्रीडर से, बेसिकली ये रेप्स स्पॉन्सर करते हैं। तो लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप जो एक बच्चा ब्रीडर से खरीद रहे हो ना, एक इंडी डॉग का वहाँ पे जगह हो सकता था उस घर में, या फिर ये जो क्रूएल्टी वो मदर डॉग एक जो झेल रही होगी ना 6-6 महीना में जो उसको यूज़ कर रहा है, वो ख़राब होगा। ये लोग जानते नहीं है कि इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है जब आप एक कुत्ता खरीदते हो। तो यस। और आप कुछ बताइए, कुछ चैलेंजेस आपने ज़रूर फेस किया होगा ये सब वर्क में, बिकॉज अवेयरनेस की भी कमी है, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग विच इज़ हैपनिंग, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची जैसा और कोई पेज है भी नहीं हमारे यहाँ रांची में स्पेशली। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कुछ क्या आपने फेस किया। हाँ, रांची हमारे लिए एक ऐसा था कि यहाँ पे एनिमल वेलफेयरिज्म का ए भी किसी को पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ में मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, दैट वाज अडॉप्शन। रांची झारखंड में एक कल्चर तो है कि इंडी डॉग्स यहाँ पे लोग रखते हैं, देसी डॉग्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम झारखंड वाले, ये एक प्राउड मोमेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर वही इंडी डॉग को, कुछ घर वाले कुत्ते को कुछ हो जा रहा है, वो अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि क्या करना चाहिए। तो अब हुआ यूँ कि मुराबादी मैदान में, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर में मुराबादी मैदान में एक डॉगी रहा करता था वहाँ पे, जिसका ट्यूमर था पेट के साइड में। तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रोज़ उससे मिलना पड़ता था, ऐसे भी रोज़ फीडिंग में मैं उसको खाना खिलाती थी, लेकिन ट्यूमर हो जाने के बाद उसको स्पेशल खाना खिलाना पड़ता था, थोड़ा और प्यार देना पड़ता था मेडिसिन खिलाने के लिए। करते करते थोड़ा सा वो डॉग के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई, वही पर्टिकुलर स्ट्रीट डॉग के साथ। अब वो एक दिन क्या हुआ, समहाउ ही ट्रैक डाउन माई स्कूटी एंड रीच्ड टू माई अपार्टमेंट। अब मैं वहाँ पे स्कूटी जब पार कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ अरे ये कुत्ता यहाँ तक पहुँच गया। फिर मैं उसको पहुँचाई मुराबादी, फिर दौड़ के आ गया, फिर पहुँचा, वो रास्ता जान गया था। अब ऐसा हो गया कि वो मेरे ही घर के नीचे मेरे स्कूटी के पास बैठने लग गया। अब मैं अडॉप्शन के लिए जाऊँ या रेस्क्यू के लिए जाऊँ, उसका ड्यूटी जैसे कोई उसको भगवान जी बोल के भेजा कि आर्ची जहाँ जहाँ जाएगी तुमको जाना है। मैं जिम भी जाऊँ तो जिम के बाहर सेंसर गेट तक बैठा रहेगा, पहुँचाने जाएगा, फिर नीचे आके 2 घंटा वेट करेगा कब मैं नीचे उतरूँगी। तो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि गॉड हैज़ सेंट हिम, और हर जगह मेरे को जाएगा, जहाँ पे बोल दूँगी नहीं रुको रहो, रुक के रहेगा। अगर मैं कहीं पे भी शॉपिंग मॉल भी जाऊँ, उसको बाहर रुको ना तो रुके रहेगा। और कोई डॉग उसको अटैक, एकदम भगवान का बच्चा लगता है कभी कभार। मैं लाखों कुत्तों से अपने ज़िंदगी में मिली होंगी, लेकिन ये अल्फ्रेड जो डॉग है इतना अलग किस्म का है। आई डोंट नो क्यों दूसरे टेरिटोरियल डॉग्स उसको अटैक नहीं करते हैं। वो हर जगह मेरे स्कूटी गई, वो एक्चुअली फेमस ही मेरे पेज में हो गया। वो जाता था, हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। एक बार मेरा ठाकुर गाँव में शूटिंग था, राम महिंद्रा बोल के एक डायरेक्टर है चेन्नई के, वो एक शूट कर रहा था, तो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची से हम लोग 3 डॉग्स फीचर किए उस मूवी में। वो मूवी भी इस साल आने वाली है होपफुली। तो उसमें हम लोग ठाकुर गाँव शूटिंग के लिए जा रहे थे, 9 किलोमीटर पार हो चुका है पिस्का मोड़ तक, देख रहे अल्फ्रेड पीछे गाड़ी का भाग रहा है।
ओके, बाप रे, तो 9 मतलब वो किलोमीटर। छोड़ता ही नहीं था, आई डोंट नो क्या था वो, हम लोग कहीं पे जाते थे वो पीछे पीछे भागता था। बहुत ब्लॉगर्स रांची में उसका वीडियोस डालने लग गए अपने पेज में कि देखो अल्फ्रेड, स्पॉटेड अल्फ्रेड रनिंग आफ्टर स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची। मतलब हम लोग चाहते भी कि स्कूटी में बैठ जाए या गाड़ी में आ जाए, नहीं, वो घुसेगा भी नहीं। उस दिन पापा कैसे भी उसको पकड़ पकड़ के गाड़ी में बैठा है, बोले तुम भी चलो ठाकुर का, उसका भी शूट हो गया वहाँ पे, वॉट एवर। तो अल्फ्रेड एक ऐसा हो गया था ना कि बहुत लोगों से खुशी ये देखी नहीं जा रही थी। तो वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे सोता था, ठंडा का टाइम था, तो बगल में एक रेस्टोरेंट है हमारे अपार्टमेंट के, तो वो रेस्टोरेंट वाला का एक स्टाफ उसको रोज़ रात को डंडे से मारता था। फिर उससे, मेरे अपार्टमेंट में रहता था फर्स्ट फ्लोर में, उसको मारने के 2-3 डंडा मारा और फिर चला जाता था। कुछ नहीं, लेकिन एक उसका था कि जब भी अंदर आएंगे रात को, हम अल्फ्रेड को पहले 2-3 डंडा मारेंगे फिर ऊपर जाएंगे, और वो बच्चा ना कुछ करे ना किसी को परेशान करे। तो बगल में जस्ट हम लोग का आदिवासी छात्र केंद्रालय है, तो वहाँ पे आंटी रहती थी, कैमरा वैमरा वहाँ पे लगा हुआ है। तो उस दिन वो मेरे को एक दिन बोली कि आर्ची, इसको ना एक आदमी रोज़ मारता है, हम लोग बहुत बार मना किए हैं, रात 11:30-12 बजे मारता है, और अल्फ्रेड तब भी कुछ नहीं बोलता है, कूं करके चिल्लाता है और वैसे ही सोए रहता है, हटता भी नहीं है वहाँ से, भागता भी नहीं है, भौंकता भी नहीं है। तो हम बोले ठीक है, हम देखते हैं। तो एक दिन मेरे सामने मारने जा रहा था तो हम डांटे। उस दिन से अल्फ्रेड उस पर भौंकने लग गया। तो जब भी वो आदमी पास से क्रॉस करे, अल्फू उस पर भौंके, कुछ करे नहीं लेकिन दूर से अपने प्रोटेक्शन के लिए भौंकेगा। लेकिन और कॉलोनी में, मोहल्ला में और किसी के ऊपर कुछ नहीं, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चा लोग हाथ से अल्फ्रेड को खाना खिला रहा है, बीइंग अ स्ट्रीट डॉग, लेकिन उस आदमी पर पक्का भौंकता था। तो एक दिन उसने क्या करा, हम लोग ऐसे ही खाना बांटने निकले थे, मैं और मेरा भाई। उस दिन 6-7 डिग्री था, जनवरी का टाइम था, 20 जनवरी था 2021 का। हम लोग खाना बांटने निकले थे, बाल्टी लेकर, चिकन चावल था बाल्टी में, हम लोग रास्ता के बच्चों को रात वाला खाना देने गए थे। तो देखते हैं अल्फ्रेड उठ नहीं पा रहा है, स्कूटी के पीछे आ नहीं पा रहा है। तो गुनगुन बोला कि हो सकता है, मेरा भाई बोला कि हो सकता है इसको ठंडा मार दिया है। तो देखते हैं कि कैसे तैसे करके उठ के, थोड़ा सा बॉडी में हो सकता है उसको पेन है, लेकिन उठ के भागने का ट्राई कर रहे हैं। उस दिन वो रेस्टोरेंट जैसे हम लोग पार किए, उसका स्टाफ एक लकड़ी निकाला जिसमें कील ठुका हुआ था, उसको दिखाकर अल्फू को ऐसे डरा रहा था। एटलीस्ट तो 50 से 60 मीटर डिस्टेंस होगा। तो अल्फ्रेड भौंकने लगा। तो बीइंग अ केयर टेकर मेरे को लगा कि कुत्ता कोई बेमतलब का ये तो भौंकता नहीं नहीं भौंकेगा है, बिल्कुल। कुछ ना कुछ रीज़न है। हम उसको देखे तो देखते हैं एक आदमी उसको वही डंडा वो दिखा रहा है, कील ठुका हुआ वाला। तो उन लोग ना थोड़ा सा दादागिरी करते हैं, और उन लोग थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा डरावना, तो हम लोग उतना इंटरेक्ट नहीं करते उन लोगों से ऐसे भी। तब भी हम सोचे कि अब हम इसको बचाए कैसे, बच्चे को, हमारे घर में ऑलरेडी 2 कुत्ता, हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते अल्फू को। तो वो इंसान को हम बोलने गए कि देखिए आपका स्टाफ ऐसे कर रहा है, वो मालिक भी हमारे अपार्टमेंट में रहता था, उसको बोले कि प्लीज़ मना कीजिए। तो बोलते तुम आज देखिए हम लोग रोज़ मारते हैं, क्या करेंगे, रास्ता का कुत्ता है ना, तो अपार्टमेंट के नीचे सोया रहेगा क्या। तो हम बोला आप लोग, अभी 1.5 साल हुआ अपार्टमेंट आया, 20 साल से हमारे अपार्टमेंट के नीचे कुत्ता सो रहा है, ना गार्ड है ना कुछ है, यही कुत्ता लोग प्रोटेक्ट करता है हम लोग अपार्टमेंट। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम लोग तो मारेंगे उसको, भगाएंगे, उसका जगह नहीं है। तो हम बोले ठीक है। तो हम लाइव वीडियो गए। एक ही मेरा था कि स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची, जहाँ पे मैं जानती थी कि मेरे को लोग जानते हैं, सपोर्ट करेंगे। मैं लाइव वीडियो गई, मैं देखती पेडिग्री इंडिया से स्टार्ट करके बहुत कोई, मेरे को 60-70 लोग तुरंत ज्वाइन किया। तो हम बोले कि ऐसा ऐसा हम लोग को बोल रहा है और बहुत गाली बक रहा है जस्ट बिकॉज कि हम लोग ये कुत्ता को बचाया है, तो अभी क्या करना चाहिए बताइए। उतने में वो रेस्टोरेंट स्टाफ आकर मेरा फ़ोन वोन पटक देता है पूरा। नेक्स्ट डे हम ही लोग के ऊपर केस कर दिया कि हम लोग न्यूसेंसी कर रहे थे, ये कर रहे थे। फिर हम पूरा लाइव वीडियो सबमिट किए गवर्नमेंट को, तब भी ना माने। और उसमें भी केस में लिखता है कि हम लोग सर फोड़ दिए थे, ये फोड़ दिए थे, बल्कि पूरा लाइव वीडियो मेरा अपलोडेड है 1 घंटा का इंस्टाग्राम में, कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे कोई फंसाता तो ठीक है, चलो मैं लड़ती, मैं एक्टिविस्ट हूँ। साथ साथ मेरे भाई को भी, जो क्लास 12 का बोर्ड्स दे रहा था कि उसका भी करियर बर्बाद हो। उसके बाद नेक्स्ट दिन से हम भी मेनका गांधी को कॉल किया कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, रांची का पुलिस मेरे को साथ नहीं दे रहा, मेरा FIR नहीं ले रही है। तो मैम मेरे को SP ऑफिस, SSP ऑफिस में मीटिंग करवाई, फिर मेरा FIR हुआ शाम तक। अब नेक्स्ट डे से दूसरा टेंशन, उन लोग प्रेशर डालना स्टार्ट, आप लोग FIR वापस लीजिए। 2 काउंटर में उन लोग किया है, लेकिन तब भी आप लोग FIR वापस लीजिए। कभी शीशा तोड़ देना हमारे गाड़ी का, कभी पानी का लाइन बंद कर देना अपार्टमेंट का। मतलब पास से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो कुत्ता को लेकर जा रहा है तो डॉगी को इतना गंदा गंदा गाली देगा, तो ऐसा लगता था कि मेरे को पड़ रहा है, मुझे तो नहीं बोल सकता लेकिन डॉग को तो बोल सकता है। तो ऐसे डराते थे कि तुम जा रही हो ना घर, तुम्हारा नीचे जो जो कुत्ता है सबको दूध में जहर मिला के
एक ही दिन में पूरा सपाट हो जाएगा पूरा कॉलोनी का। तो लोग से ना फोर फ्रंट में आके लड़ना भी बहुत ज़्यादा, आवाज़ उठाना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमें एनिमल एक्टिविस्ट के लिए। और जब भी ऐसा कोई लड़ाई होता है ना, कोई साथ नहीं देता है सामने आकर। इवन कि जिन लोग डॉग लवर्स होते हैं ना, उन लोग को भी कुछ ना कुछ बोल के चुप करवा दिया जाता है। और बहुत तब ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि फैमिली वाला लोग भी बोल रहा है कि जब आपको सोसाइटी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो ये काम मत करो, क्यों करना है ऐसा काम। पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने जा रहे हो तो बोलता है कि मैडम आपसे क्यों हमेशा लड़ाई होता है, आप ही का क्यों इतना पड़ा रहता है, आप ही का मोहल्ला वाला आपसे ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जिससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे को रांची को समझाना कि मैं क्यों कर रही हूँ और क्या क्यों ज़रूरत है एक आवाज़ उठाने का। दैट वॉज द मोमेंट। मैं पूरा लॉ वो तब तक मैं पढ़ चुकी थी, मैं पढ़ रही थी और मेरा कोर्स चल ही रहा था। तो फिर ये केस हुआ और अभी भी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन हम लोग ये केस लड़ रहे हैं। और अभी तक केस यस, केस चल रहा है। चल रहा और है। ये अल्फ्रेड को म्यूनिसिपैलिटी में उन लोग कंप्लेन किया कि पागल कुत्ता है, रेबिड कुत्ता है, इसको मार दिया जाए। मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं। फिर हम लोग उसका जान बचाने के लिए उसको और रास्ता में नहीं छोड़ पाए, तो उसको उठाकर हम लोग एक एनिमल शेल्टर में 20,000 रुपया दिया और बोले कि तुम एटलीस्ट जिंदा रहो भाई, खाना पानी मिलेगा, वहाँ पे तो लोग ही मार देगा तुमको। इतना प्यारा कुत्ता को लोग नज़र लगा दिया, ख़राब कर दिया। फिर अल्फ्रेड क्या किया, 14 दिन तो रहा एनिमल शेल्टर में। 14 दिन के बाद दीवार फांद कर 35 किलोमीटर दूर से अनगढ़ा से रांची पहुंच गया। मेरा गेट के बाहर खड़ा था। उसके बाद पापा बोले कि आची अब जैसा भी होगा, पैसा हो नहीं हो, ये अब हमारे घर में रहेगा, इसको अडॉप्ट कर लो। तो वो अल्फ्रेड एक ऐसा भगवान का बच्चा है जिसको हम लोग अडॉप्ट नहीं किए, वो खुद उसने अपने आपको आप को चूज किया है। यस मेरे को चूज किया और खुद अपने आप से अडॉप्ट हुआ है। तो क्रुएल्टी केसेस होते हैं, लड़ने पड़ते हैं, आवाज़ उठाना पड़ता है। बहुत बार मेरे को स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची में भी आता है कि मैम वीडियो भेज रहे हैं, बालकनी में कुत्ता रखा हुआ है, मार रहा है उसका पेट। तो हम लोग तुरंत अब ऑनलाइन एफआईआर करते हैं। ऑनलाइन एफआईआर में अगर हम लोग को नहीं मिला रेस्पॉन्स तो हम लोग तुरंत फिर ट्वीट करते हैं। उसके बाद सिटी एसपी, एसएसपी, लोकल थाना को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि लोकल थाना फर्स्टली जाने से कुछ नहीं करता है। ओके तो इसीलिए ओके। एक बहुत मन में लोगों का सवाल होगा कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं और क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है सिटीज़ में, जी। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे डॉग्स मर जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो उसका क्या सल्यूशन है या क्या चीज़ है जो लोगों को इस फील्ड में अवेयर होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में, एक्सीडेंट्स और पेट्स एंड स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में, उसका के बारे में कुछ अगर बता पाएँ। एक तो है गवर्नमेंट का जो एबीसी प्रोग्राम चलती है, जिसको बर्थ कंट्रोल के तहत हम लोग मानते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके मोहल्ला में जो भी ऐसे कुत्ते हैं जिनका लेफ़्ट वाला ईयर थोड़ा नॉच्ड नहीं है, दैट मीन्स थोड़ा सा कटा हुआ नहीं है बायां कान, वो सिंबल होता है। जिसका इसका नॉच्ड नहीं है, दैट मीन्स उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है और रेबीज़ का टीका नहीं हुआ है। जिसका लेफ़्ट वाला कान थोड़ा सा कटा हुआ है, इंडिया का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका वो म्यूनिसिपैलिटी उसको कभी पकड़ के लेकर गई थी, अपने पास 4 दिन रखी थी, उसमें उसका ऑपरेशन हुआ है। ये ऑपरेशन को हम लोग स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद स्टेरलाइजेशन करके म्यूनिसिपैलिटी रेबीज़ का वैक्सीन दिलाकर उसको वापस से आपके मोहल्ला में छोड़ी है। उसका सिंबल होता है वो कान अगर कटा हुआ है तो सिटीजन्स को पता रहना चाहिए कि आपके मोहल्ला में अगर कोई कुत्ता ऐसा है जिसका लेफ़्ट वाला कान नॉच्ड नहीं है, तो आपको म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्टली कॉल करना है, अपना एरिया बताना है। वो बाकायदा एम्बुलेंस और डॉग कैचर्स लेकर आएगी, डॉग को पकड़ेगी, अपने साथ लेकर जाएगी, मिनिमम 4 दिन रखेगी और फिर उनका ड्यूटी है कि सेम लोकेशन में पहुंचा के जाए, सो दैट वो रेबीज़ और स्टेरलाइजेशन उसका डन डील है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, 2 फ़ायदा होता है। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, जितने कम डॉग्स रहेंगे रास्ते में उतने ही कम क्रूएल्टी होगा। और अगर पप्पीज़ पे पप्पीज़ होए जा रहे हैं फीमेल डॉग के 6-6 महीना में, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रूएल्टी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, खाना का उतना ही कम रिसोर्स हो जा रहा है। तो कम डॉग्स अच्छा हेल्थ। और सेकेंडली रहता है कि अगर कोई डॉग का ऑपरेशन हो रखता है तो उसको टीवीटी और कैंसर इस तरीके का बीमारी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट का भी कमी है झारखंड में। तो अगर कोई डॉग को टीवीटी या कैंसर हो जा रहा है, जैसे इंसानों में एड्स होता है वैसे उनका टीवीटी होता है, अगर यस, तो ऑपरेशन अगर नहीं होता तो उनको टीवीटी हो सकता है और वो जानलेवा बीमारी है, तो नहीं बचाया जा सकता है। बहुत कॉस्टली उसका ट्रीटमेंट होता है। इसलिए यही है कि प्रिकॉशन पहले से ले लो, पहले ऑपरेशन करवा दो, तो आपके मोहल्ला के डॉग हेल्दी रहेंगे, बच्चा नहीं देंगे, बीमारी से दूर रहेंगे। और अगर हम
कंपेयर करें स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जी। तो आप झारखंड को कैसे रेट करना चाहेंगे कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पे अवेयरनेस कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसा है, इम्प्रूवमेंट में क्या बाकी स्टेट्स क्या अच्छा कर रहे हैं जो यहाँ नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग भी अपने गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को, सब के बारे में हम लोग पिच कर सकें कि ये यहाँ होना चाहिए जो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। जी सर। तो वो कुछ अगर बताएं। सर देखिए, झारखंड में सबसे अच्छी पॉइंट पहले मैं बताती हूँ, अच्छे में पहले बताती हूँ। बिल्कुल। तो प्रोज़ ये है कि यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है कुछ हद तक अच्छा काम की है। अभी आप रांची में 3 में से 1 कुत्ता आप देख लोगे जिसका कान कटा हुआ है, मतलब उसका स्टरलाइजेशन हो चुका है। तो रांची मेन सिटी में बहुत अच्छा काम चल रहा है स्टरलाइजेशन का। होपफुली नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में बहुत पॉपुलेशन कंट्रोल रांची शहर में हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं रांची से थोड़े सा आउटस्कर्ट्स में जाती हूँ, वहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है ये सब का। नो स्टरलाइजेशन, नो वैक्सीनेशन, पॉपुलेशन पे बढ़े जा रहे हैं। चाहे वो जमशेदपुर ले लीजिए, धनबाद ले लीजिए, देवघर ले लीजिए, कहीं पे भी वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का ऐसा कुछ नहीं है कि एबीसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सिर्फ रांची में ही चल रहा है। इसको छोड़कर जो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने करा है, एक एनिमल हेल्पलाइन नंबर एक्टिव कर दी है, एक एनिमल एम्बुलेंस एक्टिव कर दी है। वो अभी 24 झारखंड घंटे में वो अवेलेबल नहीं है। ओके। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अभी हमारा 23.5 साल हो गया झारखंड बने हुए, और एनिमल एनजीओ सिर्फ हमारा 2 ही है। और शेल्टर अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट की एक शेल्टर जो रांची शहर में है, और बाकी एक जो शेल्टर है आपका प्राइवेट ट्रस्ट जो एनजीओ है, वो 35 किलोमीटर दूर है रांची से। तो जब तक कुत्ता हम लोग उस शेल्टर में लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे, तब तक कुत्ता मर जाएगा 35 किलोमीटर दूर वाला। और जो गवर्नमेंट की शेल्टर है वो 3 बजे बंद हो जाती है दोपहर में। उसके बाद डॉग का अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है या उसको रखवाना भी है तो देयर इज नो। वो कहाँ पे है वो शेल्टर, गवर्नमेंट वाला जो है? गवर्नमेंट वाला शेल्टर है कितारी बगान, आपका चूटिया ओके, थाना चुटिया से थाना, हाँ। बायां साइड जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आता है। बहुत बड़ा एक शिवलिंग है, उसके सामने वाला बिल्डिंग ही होप एंड एनिमल शेल्टर है। तो वही गवर्नमेंट की सारा एबीसी प्रोग्राम करती है। एंड नो डाउट उनका भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग ओवरबर्डन्ड है। रांची का पूरा शहर का कुत्ता एक ही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्टरलाइजेशन और रेबीज़ का ध्यान रख रही है, प्लस बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस भी लेती है। तो रांची में भी ये चीज़ है कि अगर कोई डॉग का कमर टूट जा रहा है ना, तो गवर्नमेंट का ये प्रोटोकॉल है कि उसको यूथनाइज कर देना, मतलब उनका मानना है कि ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे कोई केसेस हम लोग को रेस्क्यू वाला मिलता है ना, कि जो कमर वर्मर टूट गया है, जिसका एकदम बाल नहीं है शहरी में, हम लोग वहाँ पे भेजते ही नहीं है। या तो हम लोग खुद अपने घर पे रख के ट्रीटमेंट करते हैं अपने डॉग्स के साथ साथ साइड में रख के, या तो बहुत हैवी बल्क ऑफ अमाउंट कोई एनजीओ को पे करना पड़ता है, फिर उन लोग ठीक करते हैं। तो शेल्टर की कमी है यहाँ पे। अगर कोई सिटीज़न के घर के बाहर कुत्ता बीमार हुआ है रात को भी, तो हम लोग को कोई स्पेस नहीं है कि ले जाने का, और लेकर अगर स्लाइन भी चढ़ा दी है डॉक्टर को ज़्यादा पैसा देकर प्राइवेट से, रखने का स्पेस ही नहीं है। तो लोग कुत्ता बचाएगा कैसे? अगर कोई चाह भी रहा है कि पप्पी को सेव करने का, वो उसके घर में परमिशन नहीं है, उसके माँ बाप घर में नहीं रखने देंगे रात को, तो वो रखेगा कहाँ? तो कुछ शहरों में ऐसे भी म्यूनिसिपैलिटीज़ ने करा है कि जोनल वे में टेम्पररी शेल्टर्स, फॉस्टर होम बना के रख दिए, कुछ केयर टेकर्स रख दिए, सो दैट अगर लोकल रेस्क्यूअर को ऐसा कुछ डॉग्स मिल रहे हैं हेल्प करना चाहते तो वहाँ पे रख सकते हैं। ओके। तो वो चीज़ भी मल्टीपल शेल्टर्स वहाँ पे सिटीज़ में। प्लस ये भी एक, हम अभी कुछ दिन पहले भी हम एक जगह बोले थे कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट क्लिनिक या गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर एक छोटा सा पानी का मटका रखना इम्पोर्टेंट होता है। एक मुहिम स्टार्ट हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट स्कूल और ये सब के बाहर एक पानी का मटका एनिमल्स के लिए रखा जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग वो कॉपी करेंगे और अडेप्ट करेंगे कि अपने घर के बाहर भी एक पानी का बर्तन रखेंगे 40 रुपये का। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नगर निगम, पार्क और ये सब जिन लोग हैं उन लोग आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे घर पे लोग अपनी खिड़कियों में बर्ड्स के लिए करते हैं, वो एनिमल्स के भी कर सकते हैं वो लोग। एग्जैक्टली, ये सब बहुत सारे रांची में भी ऐसे पार्क है कि मटका घड़ा जो होता है, क्या बोलते हैं, ह्यूमंस के लिए जो घड़ा रखा जाता है पानी के लिए, वो भर रहे पाइप से, लेकिन नीचे जो हम लोग स्ट्रीट एनिमल के लिए वो पॉट लगाए, उसमें पानी अगर थोड़ा सा भर दें, वो चीज़ उन लोगों से नहीं होता। तो बहुत जगह हम लोग को लेटर लिखनी पड़ती है आए दिन कि सर इस एरिया में नगर निगम पार्क रिक्वेस्ट करने के बाद भी पानी नहीं भर रहा है। तो बहुत जगह हम लोग को ये इंडिविजुअली ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे पानी भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है। तो बहुत बार गवर्नमेंट ऐसी भी करती है कि जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, जहाँ पे सारा परेड वरेड होने वाला है, तो वहाँ के स्ट्रीट डॉग को डिसलोकेट कर देती है, सो दैट उन लोग बीच में ना आ जाए। जब इंडिया गेट में भी होता है सर ये,
ये दिल्ली में भी होता है, तो वहाँ पे अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था। अब वहाँ पे इतने अवेयरनेस आ गया है ना, वहाँ पे इतने बड़े बड़े एनिमल एक्टिविस्ट और सब साथ मिलकर यूनिटी दिखा के जब गवर्नमेंट को बोलते हैं ना, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन रांची में जब मेरे को ये यूनिटी का ज़रूरत रहता है ना, कि कुछ स्ट्रीट हेल्पर्स मेरे साथ आकर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा सपोर्ट का कमी आ जाता है। कि किसी का अगर स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ का कुत्ता जो 20 साल से रह रहा है उसको तो डिसलोकेट नहीं कर सकता ना, 10 साल से रह रहा है उसको डिसलोकेट नहीं कर सकता। तो मैं रहती हूँ ऐसे प्रोग्राम में, और मैं म्यूनिसिपैलिटी से फिर टाई अप करती हूँ कि आप डॉग को डिसलोकेट मत कीजिएगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा है आई एम हियर। कुछ भी अगर होगा तो मैं देखूंगी, कुत्ते उस एरिया में नहीं जा रहे, तो मैं पेडिग्री का पैकेट लेकर एक साइड में बैठे रहती हूँ, सो दैट कुत्ते उधर ना जाए और उन लोग यहाँ से उठाकर कहीं नामकुम या नगरी वगरी छोड़ ना दे डॉग्स को। तो ये सब चीज़ भी बहुत देखना पड़ता है। और आपके पास खुद का भी एक डॉग शेल्टर है, यस यस तो यस, वहाँ भी बहुत आप मुश्किल से। काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी चैलेंजेस वहाँ पर भी रहा होगा। यस सर, वो एक प्राइवेट सोसाइटी में है। तो 3 साल से तो ढूंढने के बाद हम लोग को एक सज्जन व्यक्ति मिले जो बोले कि ठीक है, मैं अपना जगह आपको एज ए स्पेस दूंगा रेंट पे। बहुत मुश्किल से हम लोग को ये रेंट मिला। तो वो सर बोले कि बस एक ही रूल है, आप लोग ये प्राइवेट सोसाइटी है, तो जब भी कोई नया इंसान जाएगा गेट पास बनवाना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए नहीं ले जाने का। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे एनिमल शेल्टर्स में मैं कुछ फूड ब्लॉगर्स को मैं इनवाइट करी थी। अब वो लोग पूरा फ़ोटो वोटो खींच के पूरा हर जगह डाल दिया। तो उस दिन से वो ऑनर और स्ट्रिक्ट हो गए, बोले कि आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोग नहीं आ सकते, ये प्राइवेट सोसाइटी ऐसे आप लोगों को कुत्ता का शेल्टर बनाने के लिए जगह दी है, आप लोग रख रहे हो। तो हम लोग बहुत सॉरी वॉरी बोले, तो कोई लोग वहाँ पे विजिटर्स नहीं हो सकते, कोई आ नहीं सकता है। प्लस हम लोग कैमरा भी लगाए थे, तो उसके लिए भी सुनाया गया हम लोग को। तो एक तो स्टाफ मिलने में बहुत दिक्कत होता है एनिमल शेल्टर के लिए, मिलता भी है तो हाई पेमेंट, बहुत हाई रेंज में हम लोग पे करते हैं, तब जाके एक स्टाफ टिकते हैं, उसको पूरा ट्रेन करो, फिर 3-4 महीने वो भी छोड़ देता है। तो बहुत कुछ हम लोग को देख भाल के चलना पड़ता है। प्लस अभी क्या होता है ना, जहाँ जहाँ खाना बांटते थे, पैसों की कमी की वजह से कभी कभार चलो आप रास्ते के डॉग्स को कोई कोई लोकेशन में छोड़ दिए, कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा। बट शेल्टर में जो 2730 कुत्ते हैं, उनको तो 3 टाइम खाना देना ही पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस फी ऑफ दैट सोसाइटी देना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग वो भी चाह रहे कि अगर गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलेगा या कोई भी हमें थोड़ा सा हेल्प कर देगा, और ज़मीन अगर कम रेट पे या रांची के आसपास कहीं मिल जाए, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। वो अपना ज़मीन होगा तो रुकावट कम होगा, अपने हिसाब से लोगों को बुला सकते हैं। अब लोग जब शेल्टर आते हैं, कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे ना, तो बहुत कुछ सीख पाते हैं कि क्यों कुत्ते नहीं खरीदने चाहिए, क्यों इंडिविड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, इसका पैर टूट गया तो गाड़ी सही से चलाते तो आज बेचारा का पैर नहीं टूटता। तो ये बहुत कुछ ना लोग सीखते हैं। ये जो मैं अडॉप्शन कैंप भी लगाती हूँ ना सर, इतना लड़ झगड़ के लगाती हूँ, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जो बड़ा बड़ा एक्सपो और ये सब लगता है ना, पैसे तो नहीं होते भाई एक्सपो का 8-8 हज़ार 12-12 हज़ार स्टॉल का देने के लिए। तो उनसे रोज़ पूरा पूरा दिन, सर प्लीज़ अच्छे काम के लिए स्टॉल लगा रहे सर, 2 दिन फ्री में दे दीजिए ना, इतना ही स्पेस लेंगे, हम खुद साफ़ करेंगे अगर कुछ हुआ तो। हम इतना कर करके हम लोग 3 बार लगा पाए अडॉप्शन कैंपेन, और इतने इतने डॉग्स फिर अडॉप्ट हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि एक कल्चर आ रहा है। तो कभी भी कोई बच्चा अडॉप्शन कैंप में आता है ना, तो सिर्फ डॉग ही छूना ही नहीं होता है, ये भी पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे देखो अच्छे से छुओ, उसका पूँछ नहीं खींचते हैं, ऐसे बात करते हैं। और वहाँ पे आके कोई बोल नहीं सकता अरे इन लोग तो देसी है, इन लोग तो स्ट्रीट वाला। वहाँ पे एक ऐसा कल्चर बन जाता है ना, ओ माय गॉड सो क्यूट, कितने अच्छे हैं, मम्मी मैं भी लेके जाऊँ। फिर कोई बोलेगा अरे मेरे को भी रखने का मन था, आप लोग तो रखने नहीं दिए। ऐसे डिस्कशन करते करते अडॉप्शन हो जाता है। और किसी को आपको हेल्प करने के लिए कुछ कांटेक्ट करना है तो दे कैन डायरेक्टली मैसेज यू ऑन योर इंस्टाग्राम पेज, एंड यू कैन मेरा गेट इन नंबर टच तो विद हर यू। जगह अवेलेबल है। हाँ हाँ। तभी स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची के पेज में अगर कोई मैसेज करता है तो जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, क्योंकि और टीम है, उन लोग संभालता है। अभी पहले व्हाट्सएप और फ़ोन में मेरा थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कम रहता है, बहुत कुछ थोड़ा सा आपका चलता टीम में रहता है। कितने लोग हैं वैसे? मैं, पापा है शेल्टर के लिए, शिवम भैया, सिमरन भाभी है। फिर कभी एम्बुलेंस वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, मेरा गाड़ी अगर ऑल्टो बिज़ी है तो कोई फ्रेंड आ गया अपना गाड़ी लेकर, उसका डिक्की यूज़ हो जाता है। फिर मेरे स्टाफ भैया है, उनके फैमिली है। फिर मेरी फ्रेंड्स है कुछ कुछ, उन लोग कंटेंट राइटिंग और ये सब में कभी कभार हेल्प। अभी तक तो मतलब 10 दिन पहले तक तो सब कुछ A to Z मैं कर रही थी, लेकिन अब जब हम लोग लीगली अब जा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, सब कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के लिए भी किसी को रख रहे हैं। फिर ज़रूरी रहता है सर, हम इतने काम में बिजी रहते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि हॉस्पिटल देखूँ, रेस्क्यू देखूँ, खाना का देखूँ, जुगाड़ देखूँ कल का।
कि मैं कि social सोशल media मीडिया handle हैंडल करूँ, एडिटिंग। वी आर नॉट द कंटेंट क्रिएटर्स। बिल्कुल। मेरा काम है डॉग हाँ। को बचाना, उसकी हेल्प करना, लोगों को अवेयर करना। कंटेंट क्रिएटर मैं नहीं हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि टीम का ज़रूरत है, जो मैं जितना काम कर रही हूँ पूरे दिन अगर थोड़ा थोड़ा करके वो जगह डालते भी रहेगा तो लोगों को पता रहेगा, अवेयर होता रहेगा। तो अब टीम हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोग कभी कंटेंट लिख देता है, एडिटिंग कर देता है, शूट कर देता है पप्पी को तो हेल्प कर देते हैं लोग। और आपका फ्यूचर विजन क्या है इस इनिशिएटिव को लेकर के, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची को लेकर के? सर, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची पहले मैं सोची थी एज अ NGO फॉर्म करती हूँ, लेकिन इसको ना एज अ कम्युनिटी, एज अ पेज ही रहने देती हूँ। हम लोग NGO फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नॉट स्ट्रीट डॉग्स। वहाँ पे बहुत सारे रांची में मैं अच्छे लोगों से मिली हूँ जो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, बहुत कोई है जो इन्वायरमेंट पे अच्छा काम कर रहा है। तो हम लोग एक सारे कोई अलग अलग फील्ड से एक NGO क्रिएट करने का भी सोच रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग इश्यूज़ को टैकल करेंगे झारखंड का। और अगर NGO करके अभी तक अगर एनिमल्स का अच्छा होना रहता ना तो हो गया होता। तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा डिजिटल वे में भी ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंपनी भी रांची की स्टार्टअप है, फ्लफ़ी पेट, मैं भी उसकी एक भागीदारी हूँ। तो यस, तो फ्लफ़ी पेट हम लोग एक ऐसा कंपनी बनाए हैं जहाँ पे हम लोग सारे पेट पेरेंट को सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करवा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ज़ोमैटो, एयरबीएनबी जैसे, जस्ट डायल कि किसी को ज़रूरत है वो आया, वहाँ से बुकिंग किया और वो डायरेक्टली सर्विस इट्स एन प्रोवाइडर ऐप, और आपको इट इज़ एन ऐप, एप्लीकेशन पूरा बन रहा है। हम लोग वेबसाइट लॉन्च कर चुके हैं, ऑनबोर्डिंग से स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल अभी वेबसाइट है, बट ऐप विल बी लॉन्च्ड सून। लॉन्च्ड जस्ट नेक्स्ट 2 months। ओके तो ओके। हम लोग का वो काम चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च करा, एंड दिस इज़ फॉर ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी पेट पेरेंट को इवन की कोई क्रुएल्टी केस हो रहा है और उनको लिखना है, सबको बोलना है, तो वो एप्लीकेशन इज़ पर्टिकुलरली फॉर एनिमल वेलफेयरिज्म। कि किसी को भी पेटिशन भी फाइल करना है, कुछ क्रुएल्टी केसेस के बारे में लिखना है, तो वो वहाँ पे ब्लॉग लिख सकता है। प्लस इवन की कोई लॉयर्स तक पहुँचना है तो उसको हेल्प चाहिए, वो सब भी वहाँ पे होता है। वेटनीरियंस चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए, ग्रूमर्स चाहिए, सब कुछ वहाँ पे है। फिर इंडिविजुअल रेस्क्यूअर, बहुत कोई होता है ना कि NGO नहीं है लेकिन कोई डॉग को बचाया और उसमें 10,000 रुपया खर्चा आ रहा है, तो वो कैसे करेगा अकेले? तो वहाँ पे एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पे रेस्क्यूअर्स खुद जाकर डिमांड कर सकते हैं, वहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से किसी को भी जो भी होगा वो डोनेट कर सकता है, वो अमाउंट पूरा रेस्क्यूअर के पास जाएगा आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, उसका बिल्स, उसका सब कुछ लेकर। तो इसमें लोग को हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू करें, अपने आसपास के एनिमल्स को हेल्प करें। ऑलवेज एन NGO एंड एनिमल एक्टिविस्ट इज नॉट गोइंग टू कम ऑन योर डोर स्टेप टू हेल्प यू। You yourself need to come out of your door and help the animal in need। तो ये सब चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्लस उस एप्लीकेशन से ये भी है कि मैप से डायरेक्टली नियर बाय रेस्क्यूअर दिख जाएंगे। अगर उनको खुद नहीं समझ में आ रहे हैं तो रेस्क्यूअर का नंबर है, कनेक्ट हो सकते हैं। नियर बाय डॉक्टर्स दिख जाएंगे। वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ येलो पेज देयर कि गवर्नमेंट क्लिनिक्स एंड ऑल का फ्री में वहाँ पे एड्रेस, नंबर, वहाँ के वेटनीरियंस का सब कुछ लिखा रहेगा। तो पूरा ये डिजिटल वे में ला रही हूँ। ये जो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा चल है रहा नहीं एक्चुअली, शायद नहीं है। इवन नहीं कि है। यहाँ पे जो ब्रीडर्स है, आगे जाके हमारे ये भी प्लान है कि जो रजिस्टर्ड ब्रीडर्स है उनको भी लाना है, लेकिन अभी हम लोग ब्रीडर्स में नहीं जा रहे बिकॉज वी आर टोटली फोकसिंग ऑन अडॉप्शन। वहाँ पे हस्की, जर्मन शेपर्ड, देसी डॉग्स, कैट्स, सबके अडॉप्शन में ओके, हमारे तो वहाँ नॉट पे नेसेसरली डॉग्स, वो सारे एवरी एनिमल। तो दिल्ली में बैठा आदमी देख सकता है कि रांची में कौन कौन से ब्रीड के डॉग्स फ्री ऑफ अडॉप्शन में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में। तो बहुत कोई होता है ना कि मेरा पेट मर गया था, मेरे को ब्राउन ही चाहिए था, मेरे को उससे वैसे ही देखने का चाहिए था। तो नाउ UK में बैठा आदमी भी इंडिया का हर एक अलग अलग एरिया का अडॉप्शन के लिए, NGOs का। क्योंकि अब क्या होता है ना, इंस्टाग्राम में आप जाते हो, आपको डॉग अडॉप्ट करना, आप 5 NGO को मैसेज करते हो कि आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या अवेलेबल है। वो एक ऐसा वेबसाइट है कि सारे NGOs अपना वहीं पे आके डाल रहे हैं। तो एक ही बार में सारा अडॉप्शन के लिए उस सिटी में जो जो डॉग्स अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है वो दिख जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक एनिमल NGO के लिए भी फ्रूटफुल है, एक्टिविस्ट के लिए फ्रूटफुल है। एक्टिविस्ट और ये NGO चलाने वाले इतने बिजी रहते हैं ना आए दिन, उन लोग सोशल मीडिया नहीं दे सकता है, तो उनके वजह से ये प्लेटफॉर्म है, सो दैट दे सेंड अस द नीड, हम लोग पुट कर दें और फिर संभाले पूरा। तो ये रांची बेस्ड स्टार्टअप, ये रांची बेस्ड स्टार्टअप है। यस ओह वेरी नाइस। यस।
तो फ्लफ़ी पेट डॉट केयर, तो इसीलिए हम लोग अभी मेरा भी है ना सर, शेल्टर चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो अगर फ्लफ़ी पेट से थोड़ा सा भी मैं बचाव कर बिल्कुल रही हूँ या बिल्कुल, कर पा रही हूँ तो मेरा इकोनॉमिक वो, वायबिलिटी भी बहुत यस, ज़रूरी तो है। मेरा फैमिली भी सपोर्ट करेगा, प्लस मैं और कुछ कर पाऊँगी अपने शेल्टर के लिए। तो ये फ्लफ़ी पेट पे पूरा अभी हम लोग 1-1.5 साल से जी जान देकर लगे हुए हैं। यस सर। तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं अपने घरों में पेट्स रखते हैं, जी तो आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स है जो उनको पता होना चाहिए अगर वो जी पेट अडॉप्ट कर रहे हैं अपने घर पे, जी तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। सर, जब भी मैंने भी अभी तक झारखंड में 250 प्लस डॉग्स को रिहैबिलिटेट करा है, अदरवाइज़ या तो अडॉप्शन के थ्रू या तो फॉस्टर होम के थ्रू। तो जब भी मैं किसी को अडॉप्ट करवाती हूँ ना, मैं उनको पहले बोल देती हूँ कि मेरे को आधा से 1 घंटा आपका टाइम चाहिए जब मैं डॉग पहुँचाने आऊँगी, तो सो दैट आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड दी डूज़ एंड डोंट्स। कि बहुत कोई मुझे बोलता है मैम ज़रूरत नहीं है, मैं हम लोग तो कुत्ता पहले से रखे हुए हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ों के बारे में। जैसे हम लोग उनको सिखाते हैं कि सही टाइम में वैक्सीनेशन कब करवाना है। इवन इफ़ आप जो डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हो, वो जो कार्ड बना के देखता है, मेक श्योर ऑफ इट कि वो सिग्नेचर कर रहे कि नहीं, उससे पता चलता है कि ऑथेंटिक वेटनेरियन है कि नहीं, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से वो पास्ड है कि नहीं, एक स्टैम्प होगा उनके पास। ओके। तो आस्क दी डॉक्टर टू साइन और स्टैम्प अपना मेडिकल वाला लगाने का, उसमें पता चलता है कि सही वैक्सीनेशन हुआ है। सेकेंडली, एक होता है कि म्यूनिसिपैलिटी 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाती है। कोई भी पेट पेरेंट को वही एक लीगल प्रूफ रहता है कि ये आपका पेट है। कल दिन अगर Okay. नेबर भी आपके पेट के बारे में कंप्लेन कर रहा है और बोलता है कि आपका पेट मेरे को काट दिया या कुछ, तो म्यूनिसिपैलिटी लेके जा सकती है अपने पेट को। लेकिन द थिंग इज़ कि आप कैसे बचाओगे, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप ही का पेट है वो, आप कैसे बचाओगे? तो वो एक म्यूनिसिपैलिटी टोकन देती है, 100 रुपये आप दोगे उसको साल में, तो वो टोकन देगी। वो टोकन नंबर आपके डॉग का है जो प्रूफ दिलाएगा कि ये इसका ऑनर है, जिसका टोकन नंबर ये इसका कुत्ता है। वो लाइफ टाइम रहता है या वो कुछ वो पर्टिकुलर? स्टेट वाइज डिफ़र करता है। बहुत बहुत स्टेट्स में ऐसे कि आपको एक बार बनाना पड़ता है, बहुत स्टेट्स में कि हर साल रिन्यू करवाना Okay. पड़ता है। तो ये भी था, पहले झारखंड में था कि पहले ये था कि आपको एक बार बनाना पड़ेगा, फिर रिन्यू हुआ तो अभी हर साल आपको वो देना पड़ेगा। तो बेसिकली वो 100 रुपये हम लोग क्यों देते हैं? ये जो म्यूनिसिपैलिटी, आप जो डॉग को वॉक करवाने लेके जाते हो रास्ते में, वहाँ पे जो पॉटी करती है वो म्यूनिसिपैलिटी साफ़ करती है कि नहीं? तो ये सब चीज़ के कारण हम लोग म्यूनिसिपैलिटी को ये टैक्स पे करते हैं अपने पेट के लिए 100 रुपये, सो दैट हमारा ये जो काम पेट से जो इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा है या फिर जो उन लोग काम कर रहा है पेट्स के लिए, जो सुविधा दे रही है, डॉग पार्क वगैरह बना रही है, उसके लिए हम लोग ये 100 रुपये देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हर पेट पेरेंट को रजिस्ट्रेशन, वो टोकन लेना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी से। थर्डली है कि सिर्फ आप जो डॉग रख लेना ही घर में नहीं होता है। जब आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि कुत्ता पालना है, एक एनिमल, कोई भी कैट हो, डॉग हो, किसी को भी अगर आप पालना चाहते हो तो पहले पर्पस जानो, क्यों पाल रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आप उस हिसाब से पालिए। जैसे बहुत कोई रहते हैं कि ओल्ड एज हो गए हैं, उनको कंपेनियन के हिसाब से एक डॉग चाहिए, तो उनको सीनियर डॉग्स अडॉप्ट करने चाहिए जो काम है, शांत है। वैसे ब्रीड्स लेने चाहिए जो एक अडल्ट पेरेंट्स को, ओल्ड एज पेरेंट्स को, ग्रे पेरेंट्स को हेल्प कर पाएंगे। जैसे कोई पेट पेरेंट हुए जो उनको घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए वैसे डॉग्स लाइए जो फ्रेंडली हो सके, नेचर वाइज घर के इन्वायरमेंट में रहे। आप ले आओगे बहुत हाई फाई ब्रीड या बहुत बड़ा ब्रीड, तो उसके लिए वैसा स्पेस भी चाहिए। आपके घर में क्या वो स्पेस है? क्या आप उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पाओगे? तो आप क्या उसको, बहुत कोई बोलेगा कि हम लोग ये ब्रीड ला रहे, वो ब्रीड ला रहे, बट हम लोग वेजिटेरियन है। नो, यू माइट बी अ वेजिटेरियन बट अ डॉग इज कार्निवोर, ही नीड प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसको एटलीस्ट पेडिग्री, किबल्स जो बने आते रेडीमेड खिलाओ, लेकिन ही और शी नीड्स प्रोटीन टू सर्वाइव। तो बहुत सारे पेट पेरेंट ऐसे भी होते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो आप अपने ब्रीड के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉग्स लाइए। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ के वेदर के लिए इंडी डॉग्स, जो देसी डॉग्स होते हैं, सबसे परफेक्ट होते हैं। एक तो उनका अडेप्टिबिलिटी इतना अच्छा होता है, सर्वाइविंग कैपेसिटी रहता है। इंडिया में कुछ भी, मतलब आप घर में बन रहा है वो अपने इंडी डॉग को भी दे सकते हो, तेल चीनी नमक छोड़कर। जो भी बॉइल्ड हो रहा है वो उसको भी दे सकते हो, वो आराम से खा जाएगा, उसका कोई रोक झोंक नहीं रहेगा कि ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे। फिर उन लोग के फर इतने छोटे छोटे रहते हैं ना, तो वो हमारे
क्लाइमेट weather के के लिए, हॉट वेदर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उनको ज़्यादा ग्रूमिंग का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए कि आप कौन सा टेरियन में रह रहे हो, किस हिसाब से आपको डॉग रखना है। आप 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हो और एकदम डोबरमैन और ये सब रख लिए, तो उसको तो स्पेस ही नहीं है। या तो यू मेक श्योर कि आप पूरे दिन उसको 3 घंटा 4 घंटा वो आउटडोर एक्सरसाइज दे रहे हो। तो ये सब चीज़ पेट पेरेंट को देखना चाहिए। प्लस बहुत कोई होते हैं जो अपने स्टाफ के भरोसे में डॉग्स को वॉक करवाने में छोड़ देते हैं कि चलो इसको घुमाने लेके जाओ, लेकर आ जाओ। कभी कभार वो स्टाफ को भी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, हाउ टू होल्ड द लीश। अगर आप जो डॉग को वॉक करवाने लेके जा रहे हो, अगर सामने से कोई दूसरा कुत्ता आ गया और अटैकिंग मोड में, तो हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं होता है कि आप पैसा दे दिए, स्टाफ को बोल दिए, वो वॉक करवा के, अरे डॉग का डेथ हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे? अगर वो स्टाफ के हाथ से डॉग छूट गई, चली गई, तो क्या करोगे? तो ये सब भी है कि आप जियो टैग लगा सकते हो अपने डॉग्स पे। आप क्या बोलते हो उसको, चिप सिस्टम होता है, यू कैन लोकेट योर डॉग टू दी पर्टिकुलर एरिया की, इतना किलोमीटर तक रांची अपने में हो डॉग रहा है को। क्या ये? हाँ, देयर आर पीपल, देयर आर वेटनेरियंस जो ऐसे टैग्स लगाते Okay. हैं, टैग्स पे काम करते हैं। दो अभी अफोर्डेबिलिटी उतना नहीं हुआ है, ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं, बट ऐसे भी पेट पेरेंट होते हैं जिन लोग स्टाफ अगर हायर कर सकते हैं तो जियो टैग भी हायर कर सकते हैं, वो सब ले सकते हैं अपने डॉग्स पे लगा सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो अपने डॉग पे कर सकते हैं। फिर आप डॉग को जब बाहर लेके जा रहे हो, इवन इफ़ यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट, यूज़ टैग्स। कॉलर्स में हमेशा नंबर 1 लिखिए, जो भी कॉलर उसको पहना रहे एक नंबर लिख के दीजिए। एनी हाउ अगर आपके घर से कुत्ता भाग जा रहा है या आपके गेट कोई खोल के चला जा रहा है, आपका पेट बाहर घूम रहा था, वो तो Okay. निकल जाएगा बाहर। तो आप ये नहीं बोल सकते मेरा कुत्ता तो भाग गया। अरे भाग कैसे गया? आपका दरवाज़ा खुला हुआ था तो भागा ना। तो बहुत कोई बोलता है कि आते जाते लोग हैं, वो बाहर रहता है तो भाग जाता है। वो इतना सस्ता नहीं है उसका जान। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है चलो अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आप कॉलर में नंबर लिख दो। तो ये सब चीज़ एक पेट पेरेंट को अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत केसेस आते हैं सर, हर वीक मेरे को 2 से 3 मिसिंग रिपोर्ट्स आते हैं कैट्स और डॉग्स के रांची में। और सर 75% मिल भी जाते हैं, क्योंकि Okay. हाँ, लोग यहाँ पे मिसिंग होता है ना, तो हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के सारे ब्लॉगिंग पोस्ट पेजेस में हम लोग शेयर करते हैं, टैग करते हैं, लोग शेयर करते हैं ना। तो रांची बहुत छोटा शहर है, अगर रातों रात किसी के घर के बाहर हस्की दिखने लग जाए और वही हस्की का मिसिंग रिपोर्ट चल रहा है, तो मेरा कोई ना कोई फॉलोअर मेरे को मैसेज करके बोल देगा कि मैम हम कंफर्म तो नहीं बता पा रहे, लेकिन रातों रात आप जो हस्की का डाले हो ना, वो मेरे कॉलोनी में घूम रहा है। तो हम वैसा वीडियो बना के भेजते हैं, फिर हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, डॉग को छुड़वाते हैं, असली ऑनर को देते हैं। तो ऐसे मिसिंग पेट्स का बहुत रिपोर्ट आता है। तो आप अपने पेज के थ्रू भी ये भी आप काम करते हो? यस, मिसिंग रिपोर्ट्स हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किसी का भी पेट भुला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि लोकल PCR वैन को तो सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए। तो वो बोलेंगे कि ऐसा अगर कुत्ता कोई दिख रहा है तो लोकल थाना को पिक्चर दे के रखिए, पोल्स वगैरह में उसका मिसिंग रिपोर्ट डालिए, रिवॉर्ड ज़रूर लगाइए कि 3,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे पेट मिलने से। तो बहुत कोई कुत्ता चोर भी करता है, कुत्ता चोरी भी होता है रांची में सर। हाँ, पेट हाँ, ऐसे हाँ, घूम रहा है, गेट खोल होता के है, लेके होता है। चला गया। और कुछ ब्रीड्स तो ऐसे है ना, वो चोर भी घुसेगा ना तो सबसे पहले उन लोग के साथ भी खेलेगा। जैसे हो गया गोल्डन रिट्रीवर, मेरे पास है कोई, अगर चोर भी घर पे आ जाएगा ना, आई एम श्योर वो उसके साथ भी खेलेगी। वो मेरे फैमिली में इंडी हो डॉग्स चुका है के साथ चोरी, नहीं है। तो चोरी तो होता है कुत्तों का। होता है, कुछ हाँ। ब्रीड्स ऐसे होते हैं ना, वो रोकने वाले प्रोटेक्शन वाले नहीं होते, वो चोर को तिजोरी भी दिखा के आएंगे। और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं कि तुम घर के गेट के सामने भी खड़े हो गए ना तो हालत ख़राब कर देंगे। तो वो डिफ़र करता है। तो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड कि जियो टैग और ये सब का इस्तेमाल किया जाए। और बहुत सारे पेट पेरेंट्स ये भी करते हैं कि बहुत बार कंट्रोल करने के लिए और कुछ वायलेंस का भी यूज़ करते हैं, मारना पीटना ज़रूर, भी ओ करते माय हैं। गॉड, आई कैन नॉट टेल तो यू। कुछ पेट पेरेंट्स सर अपने डॉग को वॉक करवाने लेके जाते हैं और आप देखिएगा बहुत टाइम अपने दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं। हम्म। क्यों? स्ट्रीट डॉग्स को भगाने के लिए, उनको मारने के लिए, ताकि मेरा पेट सेफ रहे। लेकिन उसको अगर परेशान करने को आया या धमकाने या भौंकने को आया तो लाठी फेंके या लाठी मारे। एनिमल क्रुएल्टी के बारे में भी कुछ बताइए कि ये ये भी वन ऑफ बहुत द इम्पोर्टेंट क्रुएल्टी है। है। यस, हम लोग ऐसा अवेयर करते हैं लोगों को एनिमल क्रुएल्टी एंड लॉज के बारे में, कि अगर आप अपने पेट्स को लेके जा रहे हो तो आप इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ डंडा, यू कैन ऑल्सो कैरी अ पैकेट ऑफ बिस्किट, ताकि आपके कॉलोनी के डॉग्स को लगे कि वो आप जब भी अपने डॉग को वॉक करवाने निकलोगे उनके मुंह में एक बिस्किट का तो बिस्किट है ही आएगा। है, उनको तो एक बिस्किट मिल ही रहा है। तो इंस्टेड उन लोग भौंकेगा नहीं, धीरे धीरे वो आप ही के डॉग्स को और आपको प्रोटेक्ट करेंगे
गलती से अगर आपका कुत्ता घर से निकल भी जा रहा है, वही कॉलोनी वाला डॉग्स आपके डॉग को प्रोटेक्ट करने वाला है। तो वो एक होता है ना कि कॉलोनी के डॉग्स को लगता है अरे नया पेट आया तो हमारा जगह ले लिया। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपने कॉलोनी के डॉग्स के साथ, अपने डॉग को लेकर कि कैसे करना है। तो आप डंडा लेके जाओगे तो नहीं होगा। तो क्रुएल्टी केसेस भी सर ऐसे ऐसे आते हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये व्हीकल रैश वाला होता है। हाँ। आप मोराबादी मैदान में भी देखोगे, मैदान खाली रहता है तो सो दैट बहुत कोई स्टंट प्रैक्टिस करता है वहाँ पे। इतने ओल्ड एज डॉग्स है, बहुत कोई ग्राउंड में सोया रहता है ऐसे ही। तो हम लोग तो रिफ्लेक्टिव कॉलर प्रेफर करते हैं, डॉग्स के गर्दन में रिफ्लेक्टिव कॉलर लगा देते हैं सो दैट ड्राइवर की भी जान बचे, डॉग की भी जान बचे। लेकिन बहुत बार वो नहीं दिखता है और गाड़ी पार हो गई तो कमर टूट जाता है डॉग्स के, आँख बाहर आ जाता है, बहुत कुछ सिनेरियो होता है। ऐसा भी होता है कि पपीज़ को टारगेट करना बहुत इजी होता है एक एनिमल हेटर के लिए। तो अगर आपकी कॉलोनी में पपीज़ है ना, तो उनको बोरा में बांध के फेंक देते हैं, कहीं माँ से अलग कर देते हैं, वो माँ पागल हो जाती है। फिर कुछ लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से डॉग साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे क्या होगा, कोई डॉग है, बचपन से उसको कोई प्यार नहीं दिखा है उस कॉलोनी में, लेकिन हमेशा कोई हट बोला है और पत्थर मारा है, उस वजह से वो ह्यूमन से थोड़ा सा इन्फीरियर दूर दूर रहता है। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको रेस्क्यू ही नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो किसी को छूने ही नहीं देता है। जिंदा लाश बन के वो धीरे 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 करके मर जाता है। तो हम लोग को ये भी अवेयर करते हैं कि जब पपीज़ हो रहे हैं आपके कॉलोनी में, आप सोशलाइज करो, उनको धीरे धीरे टच करो या फिर हाथ से बिस्किट खिलाओ, सो दैट ह्यूमंस के साथ ट्रस्ट बना रहे। लेकिन कुछ कुछ डॉग्स ऐसा एक्सपीरियंस कर जाते हैं ना कि कुछ नहीं, सो रहा था बच्चा, कुछ नहीं, एक पासर भाई आके उसके पेट में लात मार के चला गया, क्या वो बच्चा फिर से इतना ट्रस्ट करके वहाँ पे उस एरिया में सो पाएगा? तो बहुत सारे कुत्ते ना क्रूएल्टी का शिकार होकर थोड़ा सा पागल हो जाते हैं या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते ह्यूमंस पे। तो क्रूएल्टी एक ऐसा चीज़ है ना, जब तक लॉज हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तब तक इसको हम लोग रोक ही नहीं सकते। और अभी लॉज इतना वीक, मतलब 50,000 फाइन, 50 रुपया फाइन, इस टाइप से है। प्लस कोई भी अगर जाता है तो उनको एनिमल क्रूएल्टी पे तो अगर बोलोगे केस करना है, एफआईआर करना है, तो उसमें पहले वीडियो प्रूफ मांगेगा, ये मांगेगा। तो देयर इज लॉन्ग वे प्रोसेस जस्टिस मांगने के लिए अभी भी एनिमल्स के लिए। ऊपर से आपको बर्बाद कर देगा जो लड़ रहा है ना केस और जो आवाज़ उठा रहा है, उस पर पर्सनल ब्लेम डालकर सामने वाला बदनाम कर देगा। तो उस टाइम जो भी बोलिए, सोशल मीडिया काम तो आता है। सोशल मीडिया पुलिस में क्या अवेयरनेस है इस चीज़ का? पुलिस के भी आईपीसी सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं, सेक्शन 11 के तहत बहुत कुछ करना है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। लेकिन द थिंग इज़ कि पुलिस भी इतनी अवेयर नहीं है। उनके पास बोलना पड़ता है कि सर ये सेक्शंस लगते हैं, सर ये कानून है, आपको ये करना पड़ेगा, इतना सज़ा होता है इसका, इसको बोलना पड़ता है। तो बहुत सारे पुलिस कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। एक तो एफआईआर तक पहुंचने में आपको दिक्कत हो जाएगा। रिटन कंप्लेंट दीजिए, आपके घर जाएंगे, दोनों को बैठा कर सलामती करने का पहले प्रयत्न करेंगे, उसके बाद थाना प्रभारी आपसे बात करेगा। फिर अगर थाना प्रभारी को लगा एफआईआर होना चाहिए तो एफआईआर की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बट ये होता ही नहीं है। ये सिर्फ बोलने वास्ते होता ही नहीं है। एक तो पहले मतलब कभी कॉल ना लगे, एक तो रहता है कि आप कॉल करो पुलिस आ जा रही है तुरंत, नहीं हो पाता है सर, बहुत मुश्किल होता है हम लोग का। एनिमल क्रूएल्टी में तो कभी पुलिस दौड़ के नहीं आएगी। जब तक एक मोहल्ला वाला एक कुत्ता को पकड़ के मार रहा है डंटा डंटा, तब तक पुलिस पहुंचेगी ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करके फिर केस लड़ सकते, 50 रुपये फाइन। तो उसमें हम लोग हार जाते हैं। पीपल डोंट वैल्यू द लाइफ ऑफ एनिमल्स, तो उतना प्रोएक्टिवली काम नहीं करेंगे जब उनको पता चलेगा कि ये केस कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग का नहीं, एक एनिमल का है। तो एक कहीं ना कहीं वो they don't take that matter seriously also. No, they doesn't take this seriously. बहुत मुश्किल होता है जब सोशल मीडिया में लिखते हैं, जाकर ट्वीट करते हैं बड़े बड़े लोगों को, जब टैग करते हैं तब काम करने लगते हैं। हाँ, वैसे एक बंदा मेरे घर के बाहर आकर बहुत चिल्लाना, तुम हिंदू कल्चर के खिलाफ जा रही हो, तुम कुत्ता लोग को ऑपरेशन करवा देती हो, लोग बच्चा नहीं कर पाते, ये वो बहुत तमाशा किया था। सब कुछ कैमरा में आ गया था मेरा। हम 1 महीना सर पुलिस स्टेशन रोज़ बैठे वहाँ पे एफआईआर के लिए, बोले नहीं हुआ। 1 महीना के बाद जब मैं सोशल मीडिया में पूरा वीडियो डाल दी और वहाँ पे जब मैं टैग करी अथॉरिटीज़ को, तुरंत शाम में मेरा एफआईआर हो गया। तो उन लोगों को जब प्रेशर पड़ता है ना, तो हमेशा सबके पास सोर्स नहीं होता है ना। आज मेरे पास 7,000 फॉलोअर है तो लोग सुनते हैं। हर एनिमल लवर के पास क्या पेज होना ज़रूरी है? हर एनिमल लवर क्या सोशल मीडिया में है? तो उन लोग कहाँ जाएगा?
तो हम लोग उसके लिए भी अवेयर करते हैं कि कभी अगर अगर ऐसा हुआ आपके आसपास क्रूएल्टी हो रहा है तो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म नेम पीपल फॉर एनिमल, पेटा इंडिया, आप इन लोग को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, दे वर्क एक्टिवली। अभी मैं 1 साल पहले एक रेस्क्यू करी थी सर्कस से, रांची सर्कस से 6 डॉग्स में उठाई थी, प्रेगनेंसी कंडीशन में उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा था, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा था। साथ साथ एक हॉर्स भी वहाँ से रेस्क्यू करी थी, तो वो 16-17 घंटा का रेस्क्यू था। तो जब हम लोग लोकल पुलिस के साथ पापा के साथ गए तो हम लोग को वैल्यू नहीं मिला। जब पेटा इंडिया का हेल्प लेकर मेल डाली मैं 3-4 दिन कंटिन्यूसली हेल्प मांगी, तब दिल्ली से 2 ऑफिसर आए, तब उन लोगों के साथ जब वहाँ पे गई तब फाइनल रेस्क्यू हम लोग को हुआ और हम लोग 6 कुत्ते और एक हॉर्स को वहाँ से निकाल पाए। फ्रॉम सर्कस? हाँ, सब फ्रॉम सर्कस। आज मेरे शेल्टर में वो सब है, सबको मैं ध्यान रखती हूँ। तो उनके अभी अभी केस चल रहा है, हम लोग लीगल गार्जियन, अभी तक वो केस सर्कस वालों से अभी तक हेयरिंग आया नहीं है। तो जब जीतेंगे तब हमारे पास लीगल परमिशन आएगा कि चलो अब हम लोग ये पमेरियंस को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। वैसे जो सर्कस में यूज़ करते हैं या बहुत बार बीचेस में लोग कैमल्स को यूज़ करते हैं कि लोगों को घुमाने के लिए, उसके लिए भी कुछ लॉज होते होंगे ज़रूर? सर लॉज है, ये एकदम इलीगल है, नहीं करना चाहिए। ये जो सवारी पर्पस के लिए या फिर जो आप उत्तराखंड में भी काफ़ी सारे हॉर्सेस पे क्रूएल्टीज़ होते हैं, काफ़ी एट्रोसिटीज़ किए जाते हैं, इन लोग भी आप नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को यूज़ किया जाता है हॉर्सेस के, एक मतलब 3-4 बार करके ऊपर नीचे करवाया जाता है उन लोग को। यहाँ पे लोग एक बार नहीं चढ़ पाते हैं केदारनाथ। यहाँ पे एक हॉर्स को आप 3-4 बार यूज़ कर रहे हो ऊपर नीचे करवाने से, ऊपर से आप उनको ड्रग्स करवा रहे हो हॉर्स को। तो बहुत क्रूएल्टीज़ है। शायद बचपन में हम लोगों को भी ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हो गया या कुछ हो गया, उसके बाहर हॉर्स सवारी होता है तो हम लोग भी चढ़ते थे। स्पेशली हाइकिंग हाइकिंग में आजकल बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने मन से जाना चाहिए उनको। पिट्ठू यूज़ करना अलग होता है कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लेकिन एक घोड़ा का यूज़ करना, वो घोड़ा जानवर कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उनका पैर में अगर चोट लग गया ना, मैं खुद सर अमरनाथ यात्रा 4 धाम वगैरह मेरा सब कंप्लीटेड है। बचपन में मुझे भी याद है कि मेरे को ये हॉर्स के ऊपर चढ़ाया गया था, अवेयरनेस नहीं था। लेकिन आज अगर ये चीज़ बढ़ चढ़ के स्कूल के करिकुलम में डाला जाएगा कि व्हाट इज़ एनिमल क्रूएल्टी, एक घोड़ा को या एक जानवर को, एक गधा को कितना पेन होता है जब आप उसके ऊपर बैठते हो, ये सब जब स्कूल में बताया जाएगा तो बच्चे सीखेंगे, तब अपने बड़ों को भी बोलेंगे, अपने पेरेंट्स को ही बोलेंगे कि स्कूल में ये पढ़ाया गया है। आज जो मैं अडॉप्शन कैंप लगाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, वो चीज़ अच्छा लगता है कल्चर देख के। लेकिन ये क्रूएल्टी, हाई लेवल का क्रूएल्टी आज भी इंडिया में हो रहा है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बुचर शॉप भी अगर खुलते हैं उसके आसपास भी 100 मीटर में कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब भी लोग नहीं मानता हैं। ये सब का भी बहुत सारे है कि आप अगर पिग को लेके जा रहे हो या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेके जा रहे हो तो इतने स्पेस में यस, तो इतने स्पेस में इतने ही एनिमल्स रह सकते हैं, ये सब लोग नहीं मानता। तो कोई अगर पोल्ट्री फार्म कर रहा है या चिकन पिगरी कोई कर रहा है तो डिग्निफाइड स्पेस रिक्वायरमेंट्स की कैसे उनको फार्म में रखना है कि आप इतना में कर सकते हो, ये सब सारा गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनी हुई है, लेकिन लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, जानते ही नहीं है। तो जैसे तैसे करके बस यहाँ पे बीफ के मीट इतने कटते हैं, मतलब इतना क्रूएल्टी बढ़ गया है। इवन कि इलीगल बोलने के बाद भी खुलेआम में ट्रेड होता है कहीं कहीं। आज भी नागालैंड में हम लोग को मना कर दिया गया डॉग मीट के बारे में, लेकिन वहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं बिक रहे डॉग मीट। तो ये सब चीज़ एक दिन में नहीं होता है, सारे सिटीजन्स को अवेयरनेस होना चाहिए और ट्वीट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है क्या जो चेक करती है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे किस तरीके से एनिमल्स को रखा जा रहा है, उसको चेक करने के लिए, या कुछ उनको विजिलेंट वहाँ पे टीम मेंबर्स के हिसाब से भेजा जाता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से, लेकिन उतना सीरियसली बहुत अच्छे से काम नहीं होती है। आज भी वेटनेरियन मतलब जानता है कि जानवर का डॉक्टर है, बट वो वेटनेरियन लार्ज एनिमल के लिए कि स्मॉल एनिमल के लिए है वो कोई नहीं जानता है। ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे वेट्स ऐसे होते हैं, स्पेशलाइजेशन रहता है कि ये कैनाइन के लिए है, कुछ रहेंगे कि लार्ज एनिमल्स को ही देख पाएंगे, ये घोड़ा गाय को ही देखने वाले हैं। तो वो भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन से टाइम में कौन से वेट को बुलाना चाहिए। जैसे हमारा भी ह्यूमंस में होता है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कि आर्थराइटिस हुआ है तो हड्डी वाले के पास जाना है, या ऑर्थो के पास जाना है। तो ये सब चीज़ हम लोग को एनिमल्स पे भी देखना है।
वो चीज़ भी सिखाने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा। लोग को लगता है कि अगर कॉलोनी में कुत्ते के बच्चे हैं तो कभी कभार उनको तो समझ नहीं है, हो सकता है आप क्रॉस कर रहे हो थोड़ा सा आपके ऊपर चढ़ गया, या आपका बेटा बेटी खेल रहा है उसके साथ तो थोड़ा सा स्क्रैच हो गया हाथ में, तो लोग एकदम पैनिक कर जाते हैं, इसको मार दो, इसको रेबीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा स्क्रैच करने से कुत्ता का रेबीज़ नहीं हो जाता। एक रेबीड डॉग इन जनरल तो दिखते ही नहीं है। एक रेबीड डॉग 10 दिन तक ही जी सकता है, जिसका आँख वाँख पूरा घुस जाएगा, पूरा एकदम मुंह से हमेशा लार गिरेगा, एकदम अजीब टाइप का उसका शरीर दिखेगा, वो अपने ही जेनाइटल को काटने लग जाता है। एक रेबीड डॉग इतना पागल होता है। इन जनरल शहर में और ऐसे में दिखते ही नहीं है। झारखंड में, रांची में तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है। तो लोग उसी में डर जाते हैं कि अरे मेरे को डॉग स्क्रैच कर दिया तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। तो द थिंग इज़ कि ये भी जानना है कि थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया तो बेटाडिन लगा लो, हाँ बहुत हुआ, खून थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो टेटनस लगा लो, दैट्स इट। और अगर काटा है, प्रॉपरली दांत लगाया, तो आप फॉर अ सेफ्टी रेबीज़ का इंजेक्शन ले लो। 3 डोज में होता है। अगर डॉग काट दिया तो आप अगर सदर हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पर तो फ्री में देते हैं। ऐसे भी अगर आप कोई प्राइवेट क्लिनिक और ये सब में गए तो वहाँ 350 रुपया लेता है, 1 शॉट रेबीज़ इंजेक्शन आपका दे देता है, तो 3 शॉट लगाना पड़ता है अगर कोई डॉग आपको काट दिया है तो, फॉर अ सेफ्टी, साथ साथ टेटनस। और वही रेबीज़ का इंजेक्शन सर उन लोगों भी लेना चाहिए कि जो एनिमल्स का हेल्प करते हैं। ओके। यस, जिन लोग रेस्क्यूअर होते हैं, जिन लोग आए दिन जानवर के वहाँ काम करते हैं, जानवर के फॉर्म में काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको बचाते हैं, तो उनको भी वो प्री रेबीज़ बाइट का इंजेक्शन लगा लेके रखना चाहिए, क्योंकि कब क्या अनहोनी हो जाए। एक डॉग का आँख फूट गया, उसको नाली से आपको पकड़ के निकालना है, उसका गर्दन पकड़ के निकालना है, तो हो सकता है वो आपको बाइट कर सकता है, हो सकता है आप वो, हम एनिमल लवर्स ऐसे होते हैं ना कि प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि आप किसी को अगर बचा रहे हैं और उस टाइम वो बाइट भी कर रहा है ना, वो काट भी रहा है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा कि अरे एक ही बार काटा ना, मैं तो 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो दैट टाइम हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ना काट ले। तो वो सब हम लोग पार कर चुके हैं। जिन लोग भी रेस्क्यू ग्रुप में रहता है ना, उन लोग को ये सब पोटी सुसु जानवर का पकड़ना, गंदगी नाली वाली अब लगता नहीं है। पहले घिन होता था, अब नहीं लगता है कुछ, क्योंकि वो ज़्यादा मैं दर्द में, मेरा सामने वाला जानवर ज़्यादा दर्द में, उसके सामने लाइफ इज ऑन द लाइन। यस, तो हम लोग रेस्क्यूअर्स को या एनिमल केयर टेकर्स को, जो शेल्टर में भी मेरा स्टाफ है, हम लोग प्री रेबीज़ बाइट का इंजेक्शन फॉर अ सेफ्टी लगा के रखते हैं कि इवन इफ अगर डॉग काट भी लिया इन फ्यूचर या कुछ हो भी गया तो हम लोग सिर्फ एक टेटनस लगा ले तो काम चल जाएगा, हमेशा रेबीज़ का लगवाने का ज़रूरत नहीं है। एंड दैट रेबीज़ इंजेक्शन शुड बी रिपीटेड एवरी ईयर। ओके। हाँ, हर साल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग रेस्क्यूअर्स को बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लीव, यस सर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो लोग जो देख रहे हैं जी और जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए और उनको कैसे क्या काम करने का ज़रूरत है? बात ये है कि कोई भी जो एनिमल लवर है वो अपने घर के आसपास के बच्चों का ध्यान रखता होगा, तभी उसको इंटरेस्ट जागा है। या तो वो अपने लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट देख लिया जिसमें एक जानवर पे बहुत अत्याचार हुआ था, तो उसको वो चीज़ ठीक करना है, तो हो सकता है इसलिए उनका एनिमल लवर वो वाला जागा। तो अगर कोई भी ये सब काम ये नहीं होता है, द थिंग इज़ कि पैशन से लोग स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है डॉग्स के साथ रहना, जानवरों का ख्याल रखना, तो गाय को खिला दिए, कुत्ते को खिला दिए, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हीं को एनजीओ समझने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ होगा तो अरे यही तो हेल्प करने वाले, तो बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे वो आदमी के लिए एज ए एनिमल लवर सिर्फ नहीं रहा, कंपल्शन एक बन गया कि इसको बचाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तो ऐसे भारत में हर एक गली में एक ऐसे भगवान है जो जानवरों का केयर करते हैं, किसी से ना कुछ बोले, किसी से कोई हेल्प भी नहीं मांगते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य वो किए जा रहे हैं। रोज़ बच्चों को ध्यान रख रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये प्री रेबीज़ का इंजेक्शन वो तो लगवाना ही है अगर आप जानवर के साथ हैं। सेकेंडली, अगर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप एक एनिमल केयर टेकर हो, उस कॉलोनी में और कौन कौन आपकी तरह वो काम कर रहा है। 1-2 कुत्ता को कोई भी खिला देगा, लेकिन वही कुत्ता को जब एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्या वो इंसान अपना पैर आगे बढ़ा के आया था हेल्प करने के लिए? क्या बोला था कि अपने गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेके जाएंगे? और अगर किया है तो उसके कांटेक्ट में रहिए,
कल दिन आपको नीड आएगा। तो कल दिन आपके मोहल्ला में किसी से लड़ाई हो रहा है, कोई कुत्ता को जहर दे रहा है या डंडा से मार रहा है, तो वही इंसान आपका हेल्प करेगा, सबसे पहले आकर आपके साथ खड़ा रहेगा। तो कोई भी एनिमल केयर टेकर लवर को तो ये चीज़ का पता रहना चाहिए कि आपके मोहल्ला में, आपके एरिया में आपकी तरह और कौन कौन है। बिल्कुल, ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आप NGOs को सिर्फ तभी याद मत करो जब आपके घर के बाहर कुत्ता का डेथ हो रहा है। आप NGOs से जुड़े रहिए, ताकि उनको भी जब आपको मदद का ज़रूरत है ना, बहुत बार हम NGO वालों को इतना ही ज़रूरत रहता है कि उस एरिया से इन्फॉर्मेशन आए तो वो ट्रू है कि नहीं वो बता दो बस तुम लोग। तो वहाँ पे अगर कोई वॉलंटियर है, बस हम छूने नहीं बोल रहे, तुमको बचाने नहीं बोल रहे, आपको बस मैं इतना बोल रही हूँ कि आप बस इतना बता दो जो इन्फॉर्मेशन हमें आया वो सही है कि नहीं, उसके लिए भी वॉलंटियर्स का ज़रूरत रहता है। तो कोई ना कोई NGO से हमेशा आप बना के रखिए। आपके एरिया का जो NGO है या आपके एरिया का जो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, वहाँ पे एक मेंबर बन के रहिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल फॉर एनिमल, पेटा, आप इनके भी लाइफ टाइम मेंबर या ईयरली मेंबर्स बन सकते हो। उसमें क्या होता है कि कुछ भी घटना जब घटता है, आपको हेल्प का ज़रूरत है, पुलिस का ही ज़रूरत है, पुलिस सुन नहीं रही है, तो कोई हायर अथॉरिटी जब तक फ़ोन नहीं करेगा दिल्ली से, तब तक काम नहीं होता यहाँ पे। तो आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े रहिए। प्लस सोशल मीडिया में भी जो एनिमल रेस्क्यूअर्स और इन लोग हाई पोस्ट डालता रहता है, ब्लॉगिंग करता है, उन लोग की कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है। यू नेवर नो कि सोशल मीडिया में कौन इंसान आपको कौन फॉलो कर रहा है, कहाँ से फॉलो कर रहा है, लेकिन हेल्प मिल सकता है। तो कभी भी डीमोरलाइज मत कीजिए सोशल मीडिया को। अगर आपको कुछ क्रुएल्टी केस के लिए, जस्टिस के लिए हेल्प चाहिए, तो आप ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए आपका केस डालेंगे, सो दैट दबाव पड़े अथॉरिटीज़ पे और वो आपका केस सुने। नॉट ओनली दिस, मिसिंग हो जा रहा है आपका पेट या कुछ आप फेस किए हो, इंडियन रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे थे अपने पेट के साथ और कुछ प्रॉब्लम फेस किए हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू पुट दैट अ स्टोरी ऑन सोशल मीडिया सो दैट पीपल गेट टू नो कि क्या क्या चीज़ होता है। जब तक लोग बात करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना जानवर के बारे में, ये एक ट्रेंड नहीं बनेगा। आज मैं अडॉप्शन कैंपेन लगाती हूँ तो बहुत किसी को कुत्ता से प्यार भी नहीं होता, लेकिन वो एक क्यूट फोटो खिंचाने में, इंस्टाग्राम में पिक्चर डालने के लिए पप्पी को पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे। तो दिस इज़ अवेयरनेस ग्रोज। और पीपल को मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इसमें काम कर रहा है ना, हेल्पर भी हो ना, तो सिर्फ अपने मोहल्ला के लोगों को चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा। टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑन व्हाट्सएप, टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, सो दैट लोगों में एक ट्रेंड बने जानवरों के बारे में बात करना। ओके, सो थैंक यू टू कम इन आवर प्लेटफॉर्म। और आज बहुत सारी बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और हमारे एक होप है कि इस पॉडकास्ट को देख के एक अवेयरनेस भी फैलेगा लोगों में एनिमल लॉस के बारे में और एनिमल्स का कैसे, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, और मोर पीपल विल साइन अप टू टेक केयर ऑफ इट। और ये भी एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहेगा कि लोग आएँ, आपसे भी कांटेक्ट करें, और कुछ भी अगर उनको हेल्प चाहिए तो अगर वो डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को नहीं कांटेक्ट करना चाहते तो आपसे कांटेक्ट कर लें, एंड यू कैन टेक इट फर्दर। आप फॉरवर्ड उनको आप कर सकते हैं। ऐसे मेरा पेज का नाम तो आप बोल ही दिए, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची। बिल्कुल, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची आप ज़रूर फॉलो करिए। प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना भी हो पा रहा है। अच्छा कम्युनिटी हम लोग रांची में बनाना चाहते हैं। और इसको छोड़कर अगर कभी कॉल भी करना पड़े तो 9748445008 मेरा नंबर हुआ। मेल भी कर सकते हैं streetdogsofranchi.com में, तो सॉरी streetdogsofranchi@gmail.com पे आप लोग मेल भी कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी मेरे से जितना मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे, और मेरे से नहीं भी हो पाएगा तो इतना एश्योरिटी मैं पक्का दे सकती हूँ, मैं मदद पहुँचवा दूँगी, करवा दूँगी, कोऑर्डिनेशन कर दूँगी आपका। और सारे डिटेल्स इनको कांटेक्ट करने का डेफिनेटली विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आप इनको कांटेक्ट करने का सारे लिंक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट दोज इनोसेंट्स जिसके बारे में नई बातें होती है। थैंक यू फॉर यू टू गिविंग अस टाइम। और इसी के साथ हमारा पहला पॉडकास्ट ख़त्म होता है। वेट टिल वी meet you next in a new podcast. Thank you.